हम सेहत के सिपाही हैं, हमें अपना फर्ज निभाना है। हर जन जन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। हमें सेहत के इस परचम को सारी दुनिया पर फहराना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान बड़ी, ये भारत का अभिमान बड़ा। न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बतलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अपनी माटी के जादू को हमें देश देश पहुंचाना है। अब कह दो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। लीडर फैक्ट्री की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। जैसा शुगर फैक्ट्री होता है उसी तरह लीडर फैक्ट्री होता है। शुगर फैक्ट्री जहां पर शक्कर बनता है, लीडर फैक्ट्री में हम लीडर बनाते हैं। शुगर फैक्ट्री में गन्ने में से शक्कर बनता है और लीडर फैक्ट्री में हम आम आदमी में से लीडर बनाते हैं। 2020, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इन सालों में दुनिया को चलाने वाले, देश को चलाने वाले, आरसीएम को चलाने वाले, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चलाने वाले, सेल्स के इंडस्ट्री को चलाने वाले जितने भी लीडर्स होंगे, मेरे को यकीन है कि इसी लीडर फैक्ट्री में बनाया हुआ माल होंगे। तो लीडर फैक्ट्री की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम राजेश टैगोर है और मैं बंगाली नहीं हूं, मैं तेलुगु हूं और मैं उड़ीसा में पैदा हुआ था। वहां पर मैं ग्रेजुएशन तक लिखा पढ़ाई किया। बॉम्बे आया 91 में और कार्बन पेपर सेल्समैन बन गया। मेरे कंपनी अर्जुन मार्केटिंग सर्विसेज में करीबन 10 और सेल्समैन हुआ करते थे। मेरा करीबन 650 रुपए का तनख्वाह था और हर महीना हमको टारगेट दिया गया था 200 पैकेट बेचने का। हमारे कंपनी में पहला महीना जो नंबर 1 हुआ उसने कुछ 175 कुछ बेचा था और 10 लोगों में जो सबसे लास्ट नंबर था मेरा था। मेरे को बॉम्बे में जिंदा रहने के लिए जो भाषाएं आना चाहिए उनमें से कुछ आता नहीं था। ना हिंदी आता था, ना इंग्लिश आता था, ना मराठी आता था, ना गुजराती आता था। मगर दूसरे महीने तक मुझे भाषा में जरा जरा पकड़ हुआ और मेहनत करता गया। दूसरे महीने में ये हमारी कंपनी में जो 10 सेल्समैन थे उसमें से जो 2 नंबर पे था वो 176 किया और 1 नंबर पर मेरा नाम था राजेश टैगोर और 1660 किया। मैंने 1991 सितंबर महीने में नौकरी ढूंढना चालू किया दोबारा और एक
येलो पेजेस कंपनी में मेरे को नौकरी मिल गया। येलो पेजेस आप जानते होंगे, हाँ जी, येलो पेजेस, इसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है, तो एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट करने वाला मैं सेल्समैन बन गया। डेव थॉमसन एसोसिएट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम का कंपनी था, शायद आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा। पूरे भारत में करीबन 8 ब्रांचेस हुआ करते थे, 430 सेल्समैन हुआ करते थे। ये नया कंपनी में येलो पेजेस सेल्समैन बनते हुए करीबन 18 महीना में लगातार मैं ऑल इंडिया नंबर 1 सेल्समैन रहा। ये हर महीना हर साल में ये छपता था, स्टार लाइन नाम का मैगजीन। 80 में मैं ऑल इंडिया नंबर 1 ग्रुप लीडर बन गया। ये देखिए मेरा फोटोग्राफ, मेरा चार्ज है जय आरसीएम। तो ऑल इंडिया नंबर 1 ग्रुप लीडर बनाने के बाद करीबन 6 महीने के बाद मेरे को टेरिटरी मैनेजर बना दिया। करीबन 24 टेरिटरी मैनेजर हुआ करते थे वो जमाने में। डेव थॉमसन एसोसिएट्स में आई वाज ऑल इंडिया नंबर 1 टेरिटरी मैनेजर। उसके बाद वो लोगों ने बॉम्बे सिटी का मेरे को इंचार्ज बना दिया, सिटी सेल्स मैनेजर। मैंने मेरा 35,000 रुपए का नौकरी और साथ में कमीशन वगैरह मिलता था, करीबन 60,000 95 में कमाता था। वो 60,000 कमाने वाला नौकरी छोड़कर मैंने बिजनेस शुरू किया। बड़ा डेयरिंग वाला फैसला था और मैंने येलो पेजेस कंपनी खोला। अब हुआ यूं था कि 1991 से लेके 1989 से लेके 1995 तक बॉम्बे शहर में करीबन 200 कंपनियां आए थे और ये सभी के सभी कंपनियां ये बोल के आए कि हम येलो पेजेस छापेंगे और एडवांस में पैसा लेके आते थे। कहते थे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद हमारा ये किताब छपेगा। तो लोग पैसा देते थे और लोग पैसा देने के बाद इंतजार करते थे कि किताब छपेगा कब। और जिस दिन किताब छपने का वक्त आता था ये कंपनी गुल हो जाती थी बॉम्बे में। ऐसा बॉम्बे में 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 10 बार नहीं हुआ, 20 बार नहीं हुआ, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 200 बार हुआ। येलो पेजेस सेल्समैन बोल के कोई भी अगर मार्केट में जाता था उसको पूरा सीधा पुलिस को दे देते थे। कोई भी आदमी दूसरा कोई भी नौकरी करने को तैयार होता था मगर येलो पेजेस का काम करने को तैयार नहीं होता था। 1993 में एक नया कंपनी आया बॉम्बे में जिसका नाम था टाटा प्रेस येलो पेजेस और हर दिन फुल पेज ऐड आता था टाटा प्रेस का। बोलते थे कि हम टाटा हैं और रतन टाटा का फोटो आता था। हम टाटा हैं, भारत में छोड़कर कहां जाएंगे, हम येलो पेजेस छापेंगे, जुलाई 1994 तक छापेंगे, नहीं छापेंगे तो पैसा वापस कर देंगे। हर दिन फुल पेज ऐड आता था और जब तब तक बॉम्बे में 200 कंपनियां भाग के चले गए थे, लोगों ने पैसा गंवा चुके थे। अब टाटा आके बोल रहा था कि मैं टाटा हूं, मेरे को एडवर्टाइजमेंट दो। तो लोग सोचने लगे अभी टाटा को दे नहीं दे, दे नहीं दे। तो लोगों ने सोचा चलो टाटा है इसीलिए हम लोग, अगर हमारा बजट 10,000 है तो 1,000 का देते हैं एडवर्टाइजमेंट, अगर लाख रुपए है तो 5-10 हजार का देते हैं। ऐसा लोगों ने छोटे छोटे कीमत देकर टाटा को कोशिश किया और टाटा ने जैसा कहा था वादे के मुताबिक 1 जुलाई के दिन टाटा प्रेस येलो पेजेस बॉम्बे में छाप के रिलीज कर दिया, बॉम्बे के इतिहास में पहली बार। और ये रिलीज करते करते तूफान जैसा हो गया। पहली बार बॉम्बे में किसी ने येलो पेजेस छापा, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। लोगों को अचानक पछतावा हुआ था, यार टाटा 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 बोल रहा था, इतने बार ऐड दे रहा था, फिर भी हम लोगों ने पूरा विश्वास नहीं किया। ऐसे सोचते हुए इतने में टाटा का दूसरे साल का 2nd एडिशन का कैंपेन चालू हो गया। अब दूसरा एडिशन हमारा जुलाई में छपेगा तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दो। तो लोगों ने अपना पूरा दौलत उसमें लुटा दिया। जिसका बजट 5,000 तो उसने 50,000 दे दिया, जिसका बजट लाख रुपया तो उसने 10 लाख दे दिया। सब लोगों ने टाटा को पैसा दे दिया। टाटा ने 1995 जून तक 750 करोड़ रुपया वो जमाने में बॉम्बे के बिजनेसमैन लोगों से एडवर्टाइजमेंट के नाम पे इकट्ठा कर लिया। और जून 30 तारीख के दिन टाटा के ऊपर किसी ने केस कर देने की वजह से, लीगल कॉम्प्लायंस के वजह से टाटा को रोक दिया गया येलो पेजेस छापने से। टाटा भी गद्दार निकला, ऐसा माहौल था। और वो टाइम पर मैं मेरा नौकरी छोड़कर बॉम्बे में येलो पेजेस छापूंगा बोल के इस धंधे में उतरा था। अब मैं उतरा था 1 जून को और इनका पब्लिकेशन बंद हो गया 30 जून को। अब ये हालत में मैं क्या करूं? मैं जिस किसी के पास जाता था येलो पेजेस में छापूंगा, अब मेरे को तो कोई जानता ही नहीं है। जैसा आप लोग यहां पर आने से पहले नहीं जानते थे वैसा कोई भी नहीं जानता है। कौन है राजेश ठाकुर, इसका बैकग्राउंड क्या, कितना करोड़ है, एक पैसा नहीं है, एकदम गरीब आदमी था मैं। तो क्या होगा मेरा? किसी के पास जाऊंगा और एडवर्टाइजमेंट मांगूंगा, येलो पेजेस मेरा छापूंगा बोल के, तो लोग क्या बोलेंगे? कौन विश्वास करेगा? कौन पैसा देगा? क्या होना चाहिए मेरा भविष्य का? बर्बाद होना चाहिए एक्चुअली। मगर कमाल की बात ऐसा है दोस्तों, मैं जिस किसी के पास जाता था लोग मेरे को इनकार नहीं करते थे, स्वागत करते थे। और हर इंसान जिस किसी के पास मैं गया मेरे येलो पेजेस में एडवर्टाइजमेंट दिया।
नतीजा 1998 जनवरी 1 तारीख के दिन मैं बॉम्बे का और भारत के इतिहास का पहला और एकमात्र मल्टी कलर्ड येलो पेजेस बॉम्बे बिजनेस बुक का पब्लिशर बना। यह बॉम्बे बिजनेस बुक है, बॉम्बे के इतिहास का, भारत के इतिहास का पहला और एकमात्र मल्टी कलर्ड येलो पेजेस, आप देख सकते हैं। 1998 में ये पब्लिकेशन छापने के बाद मैं जिस किसी के पास जाता था सब लोग मेरे को विश्वास करते थे, लोगों ने पैसा दिया तब जाकर बुक छपा। 99 तक मेरे को समझ में आ गया कि येलो पेजेस एक डाइंग इंडस्ट्री है। डाइंग इंडस्ट्री इन द सेंस भविष्य में 99 तक मुझे पता चल गया कि येलो पेजेस में लोग इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढेंगे, लोग ढूंढेंगे कंप्यूटर में, लोग ढूंढेंगे। वो जमाने में आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, लोग ढूंढे में इंटरनेट एक्सप्लोरर। वो जमाने में आता था, आप में से किसी को अगर आप मनोज भाई जानते होंगे, अल्टा विस्टा बोल के सर्च इंजन आता था, तो लोग अल्टा विस्टा में इंटरनेट एक्सप्लोरर में ढूंढने लगे थे। वो जमाने में गूगल नहीं था। तो मुझे समझ में आ गया कि आगे फ्यूचर में लोग येलो पेजेस नहीं ढूंढेंगे, तो मैं इस इंडस्ट्री से बाहर आ गया। और वो जमाने तक मैं सेल्समैन से, सेल्स मैनेजर से लेके मेरे टीम को ट्रेनिंग देने की वजह से ट्रेनिंग का मुझे जरा सा एहसास हो गया था, एक्सपीरियंस आ चुका था। कोका कोला नाम के कंपनी ने मुझे बुलाया और बोला कि आप हमारे लोगों को ट्रेनिंग दो। तो मैं जाकर ऑल ओवर इंडिया में कोका कोला के सेल्समैन लोगों को ट्रेनिंग दिया। उसके बाद प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है एरियल, विक्स, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर वगैरह बनाती है, वो लोगों ने मेरे को बुलाया। तो मैं जाकर ऑल ओवर इंडिया में करीबन वो जमाने में 2001 में कुछ 2700 डीएससी होते थे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के, ये सभी के सभी को मैंने ट्रेनिंग दिया। उसके बाद हिंदुस्तान लीवर, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसा करीबन आज की तारीख में 125 कंपनियां हैं जो मेरे को ट्रेनिंग के लिए बुला चुके हैं और सभी के सभी को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। आरसीएम को जिंदगी में पहली बार मैं 2004 में दिया था ट्रेनिंग। कर्नाटका संघ हॉल बॉम्बे में मेरे को कुछ ग्रुप के लोगों ने बुलाया और पहला प्रोग्राम इतना धमाकेदार, इतना तूफानी, इतना शानदार प्रोग्राम हो गया। आगे बढ़ते हैं तो मेरा आपका रिश्ता जो है आज 2015 है, 11 साल पहले आपके साथ रिश्ता शुरू हो गया था। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मैं सौभाग्य की बात है कि आपके सामने बात कर पा रहा हूं, और ये सौभाग्य की बात है कि आप सबके सब मेरे को सुन रहे हैं, ये मौका मिला है। तो इसी बात पे एक बार हम बोल देंगे, जय आरसीएम, मेरा चार्ज, इनसाइट्स ऑफ लाइफ इन द न्यू मिलेनियम। ये आज का सब्जेक्ट है, इनसाइट्स ऑफ लाइफ इन द न्यू मिलेनियम। इनसाइट्स यानी, इनसाइट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? अंदर की, इनसाइट्स, अंतर्दृष्टि ऑफ लाइफ इन द न्यू मिलेनियम। सबसे पहले हमें जानना है मिलेनियम का मतलब। हर साल 31 दिसंबर के दिन हम लोग एक सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है न्यू ईयर्स नाइट, न्यू ईयर्स ईव कहते हैं। तो जैसे हम लोग 1994 31 दिसंबर के दिन रात को हम लोगों ने न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट किया था, वो रात 12 बजे जैसे खत्म हुआ, 12 से लेके 0001 हुआ, 1994 खत्म हो गया, 95 आया, एक साल खत्म हो गया। हर 10 साल में हम लोग 31 दिसंबर के दिन रात को 2 चीज सेलिब्रेट करते हैं। एक है न्यू ईयर्स ईव और दूसरा है डिकेड का कंप्लीशन, यानी 1989 31 दिसंबर के दिन जो सेलिब्रेशन हुआ था वो 1989 वाला साल का भी कंप्लीशन था और साथ में 1980s वाला दशक का भी कंप्लीशन हुआ था। हर 100 साल में एक बार हम लोग एक शतक का भी कंप्लीशन करते हैं, यानी 1899 31 दिसंबर के दिन, तब तक हम लोग कोई पैदा नहीं हुए थे, जो रात सेलिब्रेशन हुआ था उस रात 3 चीज की कंप्लीशन हुआ था। एक साल का, दूसरा दशक का, तीसरा शतक का था। 1999 31 दिसंबर के दिन जो रात हमने बिताया, वो जो रात थी वो सिर्फ साल भर के कंप्लीशन की बात नहीं थी, वो सिर्फ दशक कंप्लीशन की, 1990s वाला दशक कंप्लीशन की बात नहीं थी, वो सिर्फ शतक कंप्लीशन 1901 से लेके 1999 तक शतक के कंप्लीशन की बात नहीं थी, वो थी एक मिलेनियम कंप्लीशन की। सन 1000 से लेके 1919 तक का, 99 तक का 1000 साल के कंप्लीशन की सेलिब्रेशन थी। अचानक उस एक रात हम लोग एक साल भी आगे बढ़ गए थे, एक दशक भी आगे बढ़ गए थे, एक शतक भी आगे बढ़ गए थे और एक मिलेनियम यानी सहस्र को भी आगे बढ़ गए थे। एक रात में हम लोगों को पता नहीं, हम 1000 साल आगे बढ़ चुके थे, 1000 साल आगे बढ़ चुके थे, 1000 साल। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके सबको ये एहसास होना जरूरी है कि हम 1000 साल आगे बढ़ चुके हैं। तो
इनसाइट्स ऑफ लाइफ इन न्यू मिलेनियम में सबसे पहली बात करेंगे लीडरशिप के बारे में। लीडर कौन है? हु इज ए लीडर? इस चीज के बारे में इस दुनिया में हजारों लाखों बड़े बड़े लोग, विज्ञान, हजारों लाखों डेफिनेशन थे। किसी ने कहा अच्छा बोलने वाला लीडर है, किसी ने कहा कंपनी का मालिक लीडर है, किसी ने कहा जिसको लोग चुनते हैं वो लीडर है, किसी ने कहा जिसको अच्छा लोगों को संभालना आता है वो लीडर है। जिसने, हर आदमी का लीडर कौन है इस बात पर डेफिनेशन अलग अलग है। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। इस सारे डेफिनेशन में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त डेफिनेशन है जोएल बार्कर का। जोएल बार्कर कहते हैं हु इज ए लीडर? लीडर इज ए पर्सन you will follow to a place, you won't go by yourself। हिंदी में लीडर वो इंसान है जिनके पीछे पीछे हम उस जगह या स्थान पर जाते हैं जहां अपने आप नहीं जाते हैं। दो तीन बातें इसमें सामने आती है। पहला, लीडर एक इंसान है, इतना समझ में आ गया तो बोलिए हाँ। दूसरा, लीडर वो इंसान है जिसके पीछे पीछे हम अपने आप जाते हैं। वो जबरदस्ती नहीं करता है, वो धक्का नहीं मारता है, वो आपको कंपेल नहीं करता है कि आप आइए। अब सवाल यह है, लीडर वो आदमी है जिसके पीछे पीछे हम उस स्थान पर जाते हैं जहां खुद होकर नहीं जाते हैं। तो वो जगह, वो स्थान कौन सा जगह है? वो स्थान का नाम क्या है? सक्सेस पाने के लिए इंसान खुद जाता है। आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर आंसरिंग क्विकली। उस जगह का नाम क्या है बताइए? पहले डेफिनेशन समझ गए आप? लीडर एक इंसान है जिसके पीछे पीछे हम जाते हैं, उस जगह पर जाते हैं जहां खुद नहीं जाते। अब सवाल यह है, वो जगह कौन सा है जहां पर हम खुद नहीं जाते हैं? लीडर होने पर उसके पीछे पीछे जाते हैं। लक्ष्य, गोल, ध्येय, मंजिल, मकसद, ये सब एक ही वर्ड के अलग अलग नाम है। ड्रीम भी नहीं है, बदलाव भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। कर्म करने के लिए किसी के पीछे जाना जरूरी है? नहीं। सोच तो अपने आप आता है ना। अब वो जगह कौन सा है जहां पर हम खुद नहीं जाते हैं अपने आप, मगर लीडर होने पर हम जाते हैं? सर, जहां वो ले जाता है। कुछ हद तक अब सही है, मगर कहां लेके जाता है? जिस जगह वो पहले जा चुका है। भरोसा किसी ने कहा, फील्ड किसी ने कहा, विश्वास, असफलता के पीछे हम किसी के, उस जगह का नाम है दोस्तों, 1000 किसी को भी नहीं मिलेगा, मेरे पास ही रहेगा। उस जगह का नाम है, ध्यान से दीजिए ना, ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, अगले 1000 साल हर दिन हमको काम आने वाला सब्जेक्ट है। उस जगह का नाम है जहां पर हम खुद नहीं जाते, लीडर होने पर उसके पीछे पीछे जाते हैं। उस जगह का नाम है अब ये डेफिनेशन को अगर दोबारा हम देखेंगे तो इसका मतलब समझ में आएगा। लीडर वो इंसान है जिसके पीछे पीछे हम अपने आप भविष्य पाने के लिए जाते हैं। लीडर वो इंसान है जिसके पीछे पीछे हम भविष्य को पाने के लिए जाते हैं। जहां जहां भविष्य है वहां वहां लीडरशिप है, लोग अपने आप आपके पीछे आएंगे। जहां जहां भविष्य नहीं है वहां वहां लीडरशिप नहीं है, लोग आपके पीछे नहीं आएंगे। आप जाते हो रोज आरसीएम के लोगों में जुड़ने को कोशिश करते हो, न्यूट्रीचार्ज बेचने को कोशिश करते हो, बहुत सारे बातें होता है, मगर याद रखिए लोग जुड़ेंगे तब, लोग आपके बात सुनेंगे तब जब उनको आपकी बातों में भविष्य नजर आता है। पिछले साल तक हमको भविष्य नजर आया था भारतवासियों को मनमोहन सिंह के पास, कांग्रेस के, तो हमने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद 2014 में हमको लगा भविष्य नरेंद्र मोदी के साथ अच्छा है, तो हमने तुरंत अपना लीडर बदल दिया और नरेंद्र मोदी जहां लेके जाते हम वहां जाते हैं। हर जगह पर, वो माँ बाप की केस हो, कंपनी की बात हो, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, एक ग्रुप की बात हो या एक देश की बात हो, हर जगह पर लीडर वो है जो भविष्य बताता है। लीडर वो है जो भविष्य की तरह जुड़ा हुआ है। लीडर वो है जिसके साथ भविष्य जुड़ा हुआ है। आज ये सब्जेक्ट के ऊपर गहराई से जानना जरूरी है, क्योंकि आज के बाद हम लोगों को एक ही चीज आगे लेके जा सकता है, वो है भविष्य। भविष्य के बारे में एकमात्र चीज गारंटीड है जिसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का हिंदी में मतलब है अस्थिरता। अनसर्टेनिटी, अस्थिरता, क्या होगा पता ना होना, ये एकमात्र चीज है जो हम सबके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। कल सेंसेक्स जो है बाजार, शेयर बाजार 350 पॉइंट गिर गया, उससे पहले 650 पॉइंट गिर गया, पिछले 2 दिन में 1000 पॉइंट गिर गया। अब सेंसेक्स का क्या होगा अनसर्टेन है।
6 महीने में क्या होगा अनसर्टेन। हो सकता है 20,000 पे आ जाए, हो सकता है 15,000 पे आ जाए, हो सकता है 35,000 पे चला जाए, हो सकता है 50,000 पे। क्या होगा फ्यूचर में पता नहीं है। दैट इज फ्यूचर। हर चीज के बारे में आपका भविष्य क्या होगा पता नहीं है। दैट इज अनसर्टेनिटी। यू नो अनसर्टेनिटी इस प्रकार है कि ये जो गोलकीपर है इसके जैसा हाल है हम सबका। हम गोल को रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे ये भी पता नहीं। एकमात्र चीज गारंटीड है वो गोल मारने वाला है। शायद वो भी अनसर्टेन है, मारेगा के भी नहीं। लाइफ एग्जैक्टली इस तरह है। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं। और ऐसे हालात में कहते हैं अस्थिरता एकमात्र चीज है जो निश्चित है। आपको अगर परिवर्तन पसंद नहीं तो आपको हर चीज बेमतलब का लगेगा। तो हर प्रोग्राम में मैं लोगों को एक सवाल जरूर पूछता हूं, वो सवाल आपको भी पूछ लूंगा। आपका नाम बताइए। मुकेश शाह। आपका पता बताइए। B373 शास्त्री नगर विलवाड़ा। ये जो पता है मुकेश साहब का, ये पिछले मिलेनियम का पता है। अब नया मिलेनियम का पता है mukesh.com या mukeshpuranam.com। मेरा जो पता था पिछले 1000 साल का, राजेश टैगोर 1702 बी विंग किया पार्क अंधेरी वेस्ट बॉम्बे 53। मेरा भविष्य का पता है rajeshtagoor.com। अब ये जो चीज में है पिछले 15 साल से हर प्रोग्राम में बोल रहा हूं क्या है, आपका पता आपका पुराना एड्रेस नहीं है, आपका भविष्य का एड्रेस है। और आपका भविष्य का एड्रेस है आपका नाम वाला वेबसाइट या आपका नाम वाला ऐप। ये चीज अभी आपको मैंने जो कहा, अगर आपको बेमतलब का लग रहा है, ज्यादातर लोगों अरे ये मेरे लिए नहीं है ऐसा लगता है, इसका मतलब है आपको परिवर्तन पसंद नहीं है। आप इस मिलेनियम की, सहस्र की सदी की इंसान हो ही नहीं, जीने का अधिकार नहीं है। न्यूट्री चार्ज बाद में बताऊंगा मैं डिटेल में। ये अगले 1000 साल का प्रोडक्ट है। पिछले 1000 साल के जो इंसान है उसको समझ में नहीं आएगा। अगर तुम्हारे ग्रुप के लोगों को न्यूट्री चार्ज समझ में नहीं आते हैं, मतलब तुम इंसानों को नहीं जानवरों को भरा है। अगर आपको परिवर्तन पसंद नहीं, अभी आपको करना क्या पड़ेगा, फ्यूचर में अगर जिंदगी बनाना है, पूरे की पूरा आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं खड़ा करो और आप ऐसे खड़े हो जाओ और करो शुरू, रेडी स्टडी जालियनवाला बाग। इसको कहते हैं परिवर्तन। सारे पुराने लोगों को निकाल दिया और सारे नए लोगों को भरा। और जानते हो आपके पुराने लोग जो आपको छोड़ नहीं रहे, उनसे निकालने का कैसा सीखना चाहते हो? कोई एक आओ, सामने में आपको एक डेमो दे दूं, कैसे छुटकारा पाना, कैसे जालियनवाला बाग करना, इसका मैं डेमो दे रहा हूं। ये आपका ग्रुप का आदमी है, मैं कौन हूं, आप हो। और इसको पिछले 7-8 साल से समझा रहे, भाई न्यूट्री चार्ज बेच, न्यूट्री चार्ज, ये समझ में नहीं आ रहा इसको। ये समझे सिचुएशन है, इसको 1000 कोशिश के बावजूद ये बदल नहीं रहा है। अब इसको निकालने का आपको समझ में आ गया ना, इसको कैसे निकालते हैं? क्या ना रे बाबा, तुम सिखाओगे कि मैं सिखाऊं? क्या नाम है आपका? रवि कुमार। मैं तुम्हारा कौन हूं? अपलाइन हूं। रवि कुमार, मेरे को छोड़ दे यार, माफ कर देना, मेरे बस की बात नहीं, मेरे को माफ कर देना। इसको कहते हैं जालियनवाला बाग। रवि कुमार को जोरदार तालियां। समझ में आया तो बोलिए हाँ। पॉल एलायर द CEO ऑफ जेरोक्स कॉर्पोरेशन बोलते हैं, आज की तारीख में हम सब एक जंग में हैं। वी ऑल आर इन ए ब्रॉल विथ नो रूल्स। हम सब एक जंग में हैं जिसका कोई नियम नहीं है। हम सब एक युद्ध में हैं, एक जंग में हैं जिसका कोई नियम नहीं है। कोई भी चीज में आज नियम नाम की चीज कुछ बचे नहीं है। 2-4 एग्जाम्पल देते हैं। नो रूल्स फॉर एनीथिंग। एक एग्जाम्पल, एयरलाइन। आज से 1 साल पहले, 6-7-8 महीने पहले मेरे को गोवा में प्रोग्राम हुआ था। शायद इसी हॉल में नहीं, इसी नहीं, दूसरे किसी हॉल में प्रोग्राम हुआ था।
तो LIC में प्रोग्राम हुआ था, LIC वाले मेरे को बुलाए थे। तो वो जो ऑर्गेनाइजर था, महेश शेट्टी उसका नाम है, अभी भी गोवा में मड़गांव में रहता है। महेश शेट्टी ने, ये प्रोग्राम था कुछ 15 अक्टूबर के दिन, महेश शेट्टी ने मेरे को 1 अक्टूबर के दिन बोला कि सर आज शाम को मैं आपको गोवा का टिकट भेज रहा हूं। ठीक है भेज देना बेटा। और मतलब जब भी प्रोग्राम होते भेजते हैं, तो शाम को मेरे को महेश शेट्टी ने फोन किया, बोलते राजेश भाई आज टिकट महंगा, मैं कल भेजो चलेगा क्या? मैं बोला चल भेजो कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले पूछा मैंने कितना है? बोलते सर 2900 है, कल 2300 था, 2900 हो गया। ठीक है कल भेज दो। बोला अगला दिन फोन करके बोलते सर मैं आज भी महंगा हो गया, कल भेजता हूं। कितना हो गया? 3900। अगला दिन बोलते 4500 हो गया, बोलता है अगला दिन 5500, अगला दिन 6500, 7500, 8,500, 9,500, 10,500, 11,500, 11,500 और एक दिन पहले 14 तारीख के दिन उसने 14,000 रुपया देके बॉम्बे गोवा का टिकट खरीद के मेरे को भेजा। अब बात ऐसा है कि गोवा आते आते, इंडिगो एयरलाइंस में आते आते बॉम्बे एयरपोर्ट में मैं अंदर घुसकर पूछा कि अब भी अगर मेरे साथ दूसरा कोई चाहे सेम फ्लाइट में कितना है? बोलते 6,500 है। अब उस दिन गोवा में जा रहे 3 लोग मेरे साथ साथ, यहां पर एक मेरे को सेंटर वाला सीट मिला, राइट में एक बैठा है, लेफ्ट में एक बैठा है। मैंने इसको पूछा कितना देके खरीदा? बोलता है 2,300 देके खरीदा। इसको पूछा कितना देके खरीदा? बोलते 6,500 देके खरीदा। मैंने दिया है 14,000 रुपए, 14,500। 3 लोग, वही गाड़ी, वही एयर होस्टेस, वही टाइम, वही चेयर, सब कुछ वही, मगर तीनों का अलग अलग कीमत। अगर पूछो ऐसा क्यों, तो एकमात्र जवाब है वी आर इन ए ब्रॉल एंड देयर आर नो रूल्स। पहले तो एटलीस्ट रेलवे में ठीक ठाक थी, आज की तारीख में रेलवे में भी रूल नहीं बचा है। हाँ प्रीमियम, तत्काल प्रीमियम वगैरह वगैरह। 3 लोग एक ही 3 टायर में बैठते हैं, एक 750 दिया हुआ, एक 1500 दिया हुआ, एक 4,000 दिया हुआ है। वही गाड़ी में, वही डिस्टेंस, वही फैमिली के, वही 3 नंबर। बात सही है और आपको समझ में आ रहा है तो जोर से बोलिए। तो नो रूल्स फॉर एयरलाइंस, नो रूल्स फॉर टेलीकॉम। ना ऑटोमोबाइल में रूल है, ना रिटेल में रूल, ना चैनल में रूल है, एजुकेशन में नो रूल्स, पॉलिटिक्स में नो रूल्स, इंश्योरेंस में नो रूल्स, बैंकिंग में नो रूल्स। और ये बताने की जरूरत नहीं है कोई रूल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, नो रूल्स। पहले जमाने में कहते थे माँ बाप लोग 16, 17, 18, 22 साल का तुम्हारे जैसे हैंडसम बेटा होते होते बोलते हैं बेटा अपनी जात की लड़की को शादी करना। कुछ जमाने के बाद बोलते हैं बेटा अपने कुल की लड़की को शादी करना। एटलीस्ट कुछ जमाने के बाद अपने धर्म की लड़की को, हिंदू को शादी करना, मुसलमान आज कुछ दिनों के बाद बोलते थे अपने देश की लड़की को शादी करना। मतलब सदियां बत्ते बीतते ये पूरा लोगों का, माँ बाप लोगों का स्टेटमेंट बदलता गया। आजकल बोलते बेटा लड़की से ही शादी करना। एक बात याद रखिए, वी आर इन ए ब्रॉल एंड देयर आर नो रूल्स। अगले दशक में घबराहट, अव्यवस्था, व्याकुलता, अस्त व्यस्तता, भ्रांति, गड़बड़ी, भौचक्का इतनी बढ़ेगी जितने इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। और परिवर्तन की तीव्रता, गति सिर्फ और तीव्र और असंतुलित और गंभीर होने वाला। आगे ये कंफ्यूजन और बढ़ेगा, आगे परिवर्तन की तेजी और गंभीर होने वाली है, तीव्रता और बढ़ने वाली है। एंड हर चीज अगले 10 साल में पूरा वर्ल्ड अस्त व्यस्त होके एकदम कंफ्यूजन का एकदम टॉप लेवल में पहुंचने वाला है। वो जो फोन होता था उसमें उठा टर लैंडलाइन जिसको बोलते, उसको बोलते 1G। 1G वो है जिस फोन के पास आपको जाना पड़ता है। 2G वो है जो फोन आपके साथ आता है। 1G वो है जहां पर आवाज सुनाई देना और आवाज पहुंचना, इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं होता है। 1G वो है जिसमें वायर लगा रहता है। 2G में फोन आपके साथ आता है, मगर फोन में दूसरे फैसिलिटीज भी है, जैसा टेलीफोन डायरेक्टरी भी है, जैसा गेम भी खेल सकते हो, जैसे SMS भी भेज सकते हो। तो 1G 2G में ये फर्क है। 3G जो है आजकल जो हमारे पास है, ये ज्यादा एडवांस है। हेलो मुकेश भाई कैसे हो? पीछे वाली औरत कौन है? आप देख सकते हो। 3G बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। तो 1G 2G 3G में
आपका फोन बैंक भी बन जाएगा, आपका फोन इंटरनेट भी बन जाएगा, आपका फोन स्टॉक शेयरिंग के लिए क्या बोलते हैं उसको, वो इंटरएक्टिव मीडिया भी बन जाएगा। 1G से 2G 10 गुना ज्यादा तेज है, 2G से 3G 10 लाख गुना यानी मिलियन टाइम्स मोर एडवांस्ड है। 2015 जुलाई 20 तारीख के दिन फुल स्केल में इंडिया में आ रहा है 4G। 4G में आप ऐसा करोगे, जेब में फोन रहेगा, ऐसा 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 करोगे और हवे में स्क्रीन आ जाएगा, जो मोबाइल का स्क्रीन है, और हवे में आप मुकेश भाई से बात कर सकते हैं और मुकेश भाई आपसे हवे में बात कर रहे हैं और उनके सामने जैसा एक टीवी है वैसा एक स्क्रीन हवे में पैदा हो गया, दैट इज 4G। जैसा मोबाइल के स्क्रीन को आप इसे टर्न कर रहे हो, ऐसा हवे में चेंज कर सकते हो, हवे में दगा सकते हो, हवे में कंप्यूटर बना सकते हो, ये 4G है। 2018 में 5G आ रहा है। ओके, 5G क्या है? 5G 5th जनरेशन फोन क्या है? आप ऐसा किया ना, अभी स्क्रीन है जहां पर मुकेश भाई है, 5G में ऐसा करेंगे आप और पूरा के पूरा मुकेश भाई इधर पैदा हो जाएंगे। आप ये किक नाम का पिक्चर अगर देखा है सलमान खान वाला, उस पिक्चर में एक सीन ऐसा है कि सलमान खान को वो रणदीप हुडा बाहर से वो खिड़की में से देख रहा है, बाहर से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और इतने में रणदीप हुडा को फोन आता है कि सलमान खान और कहीं है। तो ये वहां जाता है और वो कमरे के अंदर जाता है, ये सलमान तो यहां पर है, वहां पर कैसे हो सकता है? देखो तो यहां पर उसका 3D इमेज है, 5G इमेज है। तो यहां पर ऐसा सलमान खान ऐसा घूमता हुआ नजर आता है और आगे जाके देखा तो वो एक्चुअल सलमान खान है, उसका 5G इमेज है। सो दैट इज व्हाट इज 5G। एंड 2022 में आ रहा है 6G। अब 6G क्या है सुनना चाहते हो तो बोलिए। 6G 5G टच है, 5G विथ टच है, यानी 6G में ये जो मुकेश भाई हैं उनको आप गले मिल सकते हो, चुम्मा दे सकते हो, हैंडशेक, सब कुछ कर सकते हो। और कहा जाता है कि जब वो हुआ था महाभारत में, द्रौपदी वस्त्राहरण हुआ था, तो श्री कृष्ण ने ऐसा हाथ उठाया और वो कौन है, वो दुशासन साड़ी खींचता रह गया, और मानते हैं कि वो 6G टेक्नोलॉजी यूज किए थे भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए कहते हैं परिवर्तन की तीव्रता और तीव्र और गंभीर और असंतुलित होने वाले हैं। एंड ऐसे हालत में कहा जाता है, ये पीटर ड्रकर है, वो कहते हैं कॉर्पोरेशंस एज वी नो इट व्हिच इज नाउ 50 to 120 years old not likely to survive the next 25 years legally financially yes but not structurally and economically। मतलब है ये कंपनियां रहेंगे, बंद नहीं होंगे। रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ना रहेगा 10,000 ब्रांच, रहेगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ना रहेंगे 2048 ब्रांच। कंपनियां रहेंगे, योगक्षेमा रहेगा, बिजनेस ज्यादा होगा, प्रॉफिटेबल रहेगा, लीगली फाइनेंशियली रहेंगे, स्ट्रक्चरली इकोनॉमिकली नहीं रहेंगे। उनका सारा काम एटीएम करता है और कुछ दिनों के बाद एटीएम का भी जरूरत नहीं है, एटीएम जेब में है। ऐसे हजारों कंपनियां बड़े बड़े बंद क्यों हो जाएंगे? सिर्फ टेक्नोलॉजी अकेला वजह है? रिसर्च किया गया क्यों बंद हो जाएंगे, व्हाई, व्हाट इज द मेन रीजन ये सारे बड़े कंपनियों का क्लोज होने का? तो पता चलता है मुख्य वजह है, ये सारे कंपनियां बंद होने का मुख्य वजह है, व्हाट इज द मेन रीजन? द मेन रीजन इज गुड मैनेजमेंट। इनका कंपनियों का मैनेजमेंट अच्छा है इसलिए बंद हो जाएंगे। लिखा है देखिए, गुड मैनेजमेंट वाज द मोस्ट पावरफुल रीजन लीडिंग फर्म्स फेल टू स्टे एट टॉप देयर इंडस्ट्रीज। ये लोगों ने सब काम अच्छा किया इसलिए बंद हो गए, इतना ही लिखा है। इसलिए कहते हैं गुड इज नॉट गुड एनफ, अच्छा काफी नहीं है। अगर आपको किसी ने कहा कि आप अच्छे आदमी हो तो समझ लेना इससे बुरा गाली नहीं है। मैं जिंदगी में कभी भी कोई प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बोल के स्टार्ट नहीं करता, मेरा हमेशा शुरू होता है ग्रेट मॉर्निंग के साथ। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट आफ्टरनून, ग्रेट इवनिंग, ग्रेट नाइट। गुड का जमाना गया, जिंदा रहना है तो ग्रेट होना पड़ेगा। वैसे कहते हैं कंपनी को खत्म करना, मार डालना आसान है बदलने से। जी मतलब ये वो कंपनी है जो आज से 120 साल पहले पैदा हुआ था, थॉमस एडिसन ने पैदा किया था जनरल इलेक्ट्रिक्स, और 1800 वाला सदी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला कंपनी था। 1901 से लेके 1999 तक ये सबसे बढ़िया पैसा कमाने वाला कंपनी था। सन 2000 के बाद आज तक
सारे दुनिया के सारे कंपनियों में सबसे ज्यादा आगे प्रॉफिट देता हुआ एकमात्र कंपनी पिछले 150 साल से जो चल रहा है वो है जी। बाकी सब कंपनियां पहले अच्छे चलते थे, आजकल लॉसेस में है। पहले बढ़िया चलते थे, आजकल बंद हो गए। मगर जी एक ऐसा कंपनी है जो बंद नहीं पड़ा। तो रिसर्च किया गया जी का ऐसा क्या खास बात है, तो पता चला जी का नया तरीका है dyb.com, जिसका मतलब है destroyyourbusiness.com। जी ने अपने सारे बिजनेस को खत्म कर डाला। जितने भी धंधे अच्छे चलते थे वो सबके सबको मार डाला, और जो जो लोगों ने वो नहीं किया वो सबके सब बर्बाद हो गए। जो लोगों ने किया वो बचे। 2003 में भारत में सबसे ज्यादा चलने वाला गाड़ी था क्वालिस, टोयोटा क्वालिस। और टोयोटा क्वालिस 2 साल का उसका वेटिंग पीरियड था। अचानक टोयोटा ने फैसला किया कि आज के बाद टोयोटा क्वालिस बंद। क्वालिस बंद। लोगों ने बोला यार क्वालिस क्यों बंद कर रहे हो, क्वालिस चाहिए हमको क्वालिस दो। मगर टोयोटा वालों को समझ में आ गया कि टोयोटा को अगर जिंदा रहना है तो क्वालिस को मारना पड़ेगा। और यही चीज नहीं किया था एम्बेसडर ने, और यही चीज नहीं किया था बजाज चेतक ने, और यही चीज नहीं किया था टीवीएस 50 ने, और यही चीज नहीं किया था लूना ने, और यही चीज नहीं किया था केल्ट्रॉन ने, और यही चीज नहीं किया था मेल्ट्रॉन ने। इनको लगा हमारा धंधा चलेगा, हमको क्या होगा। अरे तेरा धंधा चल रहा है तो बंद कर, नहीं तो तू बंद पड़ेगा। बोलते सारे तकलीफें, दिक्कतें, परेशानियां शुरू होते हैं एक कंपनी के अंदर, एक इंसान के अंदर, 2 द्वंद्वों से, इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, अंदरूनी द्वंद्व से, कि अभी जितना चल रहा है उसको संभालो, यहां नया ऐसे बनाओ जो आगे चलेगा। अभी जो है उसको छोड़ नहीं पाते हैं, और जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं नया बनेगा नहीं। सीढ़ी जब चढ़ते हो ना, जब तक ये नीचे का छोड़ोगे नहीं ऊपर जाओगे नहीं, उसको जब तक छोड़ोगे नहीं नीचे ऊपर जाओगे नहीं, इसको छोड़ोगे नहीं ऊपर जाओगे नहीं। हम लोग नीचे को छोड़ते ही नहीं है। नीचे वाला ना छोड़ना ये बिजनेस में से बाहर होने का गारंटीड तरीका है। युग परिवर्तन होता है ना, पहले लोह युग था, पाषाण युग था, ब्रोंज एज, आयरन एज, न्यूज़पेपर एज, एजेस आते थे। पहले एक युग जो आता था वो परिवर्तन होने के लिए 1000 साल लगता था। उसके बाद टेलीफोन वाला युग आया। पहली बार जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया, और उसके बाद वो फोन दुनिया के हर इंसान के घर में पहुंचा, तब तक 100 साल लग गया। तो युग परिवर्तन के लिए टेलीफोन आने के बाद 100 साल लगता था। पहले मोबाइल फोन आया घर घर में पहुंचने के लिए, मोबाइल फोन वाले युग के लिए 10 साल लगा। व्हाट्सएप वाला युग 1 साल में पहुंच गया। आगे कहते हैं युग परिवर्तन होगा हर मिनट। युग परिवर्तन, युग बदल जाता है हर दिन, हर मिनट। यह है अगला 1000 साल, यह है अगला 1000 साल। पहले कहते थे बड़ी छोटी को मारती थी, खाती थी। बड़ी छोटी को खा, तालाब में बड़ी मछली छोटी को खा जाती थी। पहले बड़ी छोटी को खा जाती थी। अब कौन किसको खा रहा है? छोटी बड़ी को नहीं खा रहा है। वही चीज समझिए आप। बड़ी मर रही नहीं, कौन किसको खा रहा है? कोई किसी को खा रहा है। कौन खा रहा है किसको? पहले बड़ी छोटी को खाती थी, आज कौन किसको खा रहा है? आज बड़ी छोटी को नहीं खा रहा है, छोटी बड़ी को नहीं खा रहे हैं। ना, आज कौन किसको खा रहा है? अब कौन किसको खा रहा है? तेज धीमी को खा रहा है। तेजी से न्यूट्रीचार्ज के बारे में 1000 लोगों को मिलने वाला आदमी धीमी से 1000 लोगों को मिलने वाला आदमी को खा जाता है। तेजी से बदलने वाला आदमी धीमी से बदलने वाला आदमी को खा जाता है। मेरे नजर में दोस्तों इस पूरे कमरे का हीरो जानते हो कौन है? मोहम्मद जाहिद। आए नहीं तो क्या हुआ, वो हीरो है। 11 लाख की सेल किया, 12 लाख की सेल किया, जो कुछ किया वो हीरो है।
और अपने को वैसा बनने का है। वो तेजी से बदल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पहले बताया था ना, इफ यू डोंट लाइक चेंज यू आर गोइंग टू लाइक इररिलेवेंस इवन लेस। जिसको परिवर्तन पसंद नहीं, हर चीज उसको बेमतलब का लगेगा। मोहम्मद जाहिद जो कुछ कर रहा है लोगों को बेमतलब का लग रहा है, क्योंकि परिवर्तन पसंद नहीं है। वो हीरो है, आप लोग हीरो से कम नहीं है, वो हीरो है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेजी से बदलो, तेजी से अपने आप को परिवर्तन करो। चेंज बिफोर अदर्स, दूसरे बदलने से पहले अपने आप को बदल डालो। तेजी से चेंज बिफोर अदर्स, कैच बिफोर अदर्स, दूसरे पकड़ने से पहले पकड़ो। लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट इज ओवर। द डेज ऑफ स्टेबल जॉब्स एट लार्ज कॉर्पोरेशन, सेटल्ड जॉब्स लार्ज कॉर्पोरेशन के जमाना गया। मेरे पिताजी के जमाने में एक बार नौकरी मिल गया तो 40 साल तक जिंदगी लग जाते थे बस। आजीवन वेतन वाले नौकरियों का जमाना खत्म। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग आरसीएम में ऐसे हैं जो नौकरी के साथ साथ कर रहे हैं, नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं। उस दिन तक छोड़ेंगे नहीं जब तक नौकरी वाले फट करके निकाले नहीं, या जब तक कंपनी बंद होगा नहीं। और इनको जानना जरूरी है, वी हैव टू चेंज। ये एकमात्र चीज है। फ्यूचर एकदम हाईटेक वर्ल्ड है। ये 3G 4G वाला ये मोबाइल है फ्यूचर के, ये स्क्रीन है फ्यूचर के, ये अलग अलग ये गाड़ियां हैं फ्यूचर के, ये कार है जो उड़ता रहेगा फ्यूचर में। हाईटेक वर्ल्ड कहते हैं फ्यूचर को। 2020 तक हाईटेक। हर इंसान के बदन में एक चिप डाल देंगे। यूआईडी था ना, वो यूनिक आइडेंटिटी चिप मिल जाएगा और आपका पहचान होगा वो चिप। ये चिप जो है जो आपके बदन में डालेंगे, ये आपका सब कुछ है। बैंक अकाउंट है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, हेल्थ कार्ड है, आधार कार्ड भी है, चलो आरसीएम का कार्ड भी है, चलो। और इसके अंदर सब कुछ है। तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके अंदर, तुम्हारा ट्रैफिक ऑफेंस सब कुछ है तुम्हारा। ये फ्यूचर है भाइयों। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक बैंक्स, ये फ्यूचर है। नैनो सैटेलाइट, ये फ्यूचर है। पाउडर साइज्ड कैमरास, ये भविष्य है। ड्रोन कैमरा भविष्य है। फोल्डेबल पेपर टीवी भविष्य है। करप्शन लेस वर्ल्ड, ये भविष्य है। पेपरलेस वर्ल्ड। और 4G सर्विसेज एंड एप्लीकेशन, 5G सर्विसेज। स्विंग ब्रोकन आर्म, पहले हाथ टूट गया तो हाथ जाता था, अब फ्यूचर में ऐसा नहीं। जैसे कपड़े सिला देते हैं ना, हाथ को सिला देंगे, पैर को सिला देंगे, हर चीज को। बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन है। कुछ भी स्पेयर पार्ट बॉडी का गया वो सबके सब ठीक कर लेंगे। डिजिटल न्यूज़पेपर है फ्यूचर में बाबा। रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी स्पेयर पार्ट्स, परफेक्ट विजन एट 100। अभी चश्मा लगाना पड़ता है, 4 साल के बाद चश्मा लगाने की जरूरत नहीं, आजीवन एकदम मस्त देख सकते हो। सेकंड होम इन मून, अभी फ्यूचर में मकान लेंगे मून में, चंद्रमा पे। स्पेस हॉलिडेज, छुट्टी मनाएंगे गोवा में नहीं। आरसीएम का 2022 का मीटिंग होगा स्पेस में। ड्राइवरलेस व्हीकल ऑलरेडी आ चुका है। इस गाड़ी का खास बात है कि स्टीयरिंग है ही नहीं, उसको बता देने के इधर लेके छोड़ देना, बस वो लेके छोड़ देगा गाड़ी। ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। आज जितने भी इंडिया में ड्राइवर है उन लोगों को 5 साल के अंदर नौकरियां खत्म होने वाले हैं। सब्जी वालों को तो वैसे भी लूट चुके हैं। कहते हैं इसीलिए डिस्टिंक्ट और एक्सटिंक्ट, जिसका मतलब है बदलो या निकलो। स्टोरी ऑफ आइलैंड ऑफ फिशरमैन। एक द्वीप होता था जहां पर मछुआरे रहते थे और इनके हाथ में एक लकड़ा होता था, लकड़े में किल्ला होता था। ये समुद्र में मछली को देखते थे, ढूंढते थे, जैसा मछली मिला ठपक करके मारते थे। और मछली के बदन के अंदर ये कांटा घुसता था और उसको लेके आते थे। शाम तक ये मछलियां बेचते थे। ऐसा इनका जिंदगी चलता था। हजारों साल से उनका जिंदगी वैसे ही चलता था। अचानक इस द्वीप में एक आदमी को मिल गया नया टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है जाल, नेट। ये नए टेक्नोलॉजी के साथ बाकी 200 लोग द्वीप के सुबह सुबह मच्छी पकड़ने चले गए। ये आदमी गया 10 बजे और वापस आया 12 बजे। बाकी लोग पूरा दिन फिशिंग करते हैं, ये 2 घंटा फिशिंग किया। ये 200 लोगों ने जितना मछली पकड़ा उनसे डबल ये 2 घंटे में पकड़ लिया। किसके सहारे? जाल के सहारे। अब ये नया आदमी, एक आदमी 200 से ज्यादा लोगों का मछली पकड़ के जब लाता है, ये पुराने तरीके के पकड़ने वाले मछुआरे जो हैं उनका जिंदगी का क्या है? अभी तुम कितने भी अच्छा पकड़ लो, तुम कितने भी ज्यादा पकड़ लो, तुम्हारा काम करने का तरीका अब आउटडेटेड हो गया है। तुम खत्म।
अब अगर तुमको जिंदा रहना है तो मछलियां पकड़ना छोड़ के और कुछ नया सीखना पड़ेगा, जिसको कहते हैं परिवर्तन। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। नाउ ये हालत जो है मछली पकड़ने वालों के बारे में नहीं है, दुनिया में हर नौकरी के बारे में ये हाल है। पेंटर्स ऑफ मराठा मंदिर बॉम्बे में, उसके पीछे फेडरेशन ऑफ इंडियन पेंटर्स बोल के एक एसोसिएशन है। यहां पर भारत के पूरे 40,000 पेंटर लोग मेंबरशिप लिया हुए थे। आज से 20 साल पहले कोई भी बड़ा पिक्चर रिलीज हो या कोई भी इलेक्शन हो तो बड़े बड़े कटआउट बनाने के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। ये शोले का देखिए ना, ये पुराने जमाने का फोटो है। ये बड़ा बड़ा अमिताभ, बड़ा बड़ा जयप्रदा, श्रीदेवी, धर्मेंद्र का कटआउट बनाने का एक कलाकारी होता था। ये हर आदमी के बस की बात नहीं होता था, ये बहुत ही बढ़िया स्किल्ड कारीगर होते थे। 1995 में आ गया फ्लेक्स प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग। एक झटके में ये 40 के 40,000 लोगों का नौकरी खत्म। आज तुम कितना भी बड़ा पेंटिंग कर लो या कितना भी बेहतर पेंटिंग कर लो, पेंटिंग करना ही आउटडेटेड हो गया। और ये जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये पुराना, ये सब थियरी नहीं है। अभी जो बातें कर रहा हूं ये हो रहा है, हर जगह हो रहा है। दादर मोलंड के बीच में 1995 में जब मैं येलो पेजेस सेल्समैन होता था, 5,778 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हुआ करते थे। आज के तारीख में उनमें से बचे हैं सिर्फ 68। ये एक टाइपराइटर होता था, याद है तो बोलिए हाँ। ये क्या हो गया अभी? ये टाइपराइटर, टाइपिंग ट्यूटर, हम लोग बचपन में जाके सीखते थे टाइपिंग। अब ये पूरा इंस्टीट्यूट बंद है। ये याद है आप लोगों को? पेजर बंद हो गए। ये कहां गए? ये एसटीडी पीसीओ बूथ कहां गया? ये फैक्स मशीन कहां गया? ये बजाज चेतक कहां गया? एम्बेसडर कहां गया? फियाट कहां गए? वो रुकावट के लिए खेद है वगैरह। कहीं हम भी वैसे तो नहीं बन गए? सबको बुलाने का 11 बजे मीटिंग में लाओ, मीटिंग में सुबह से लेके बड़ा बड़ा भाषण मारने का, और वो भाषण में सबसे ज्यादा तालियां विलियां, और उसके बाद मेंबर बनाओ। बड़ा आसान था जिंदगी, बराबर है? हाँ, अभी भी आपका वही तो नहीं चल रहा है ना खोपड़ी में। मीटिंग खत्म होने के बाद सुसु जब कर रहे हैं टॉयलेट में लोग, तो सवाल पूछने का कैसा लगा? नहीं बेटा, क्या सीखा? जब आप पूछते हो कैसा लगा तो जवाब आता है मजा आया। ये एंटरटेनमेंट है, पिक्चर है, मजा आने के लिए, ड्रामा है ना। जब आप इंसान को पूछते हो क्या सीखा, तो अचानक घबरा, अरे यार साला 3 घंटा हो गया, 2 घंटा सीखा कि नहीं मैंने, तो दिमाग चलने लगता है। तो वो पूछते तुमने क्या सीखा, तुम 2 डायलॉग बताओ, वो 2 बताएगा, तुम दोनों का विकास होगा। इसलिए कहता हूं बदलो या तो निकलो। याद रखो, जो कुछ आज तक आपको कामयाब बनाया वो भविष्य में नहीं चलेगा। बाहर की दुनिया के परिवर्तन अगर हमारे अंदरूनी परिवर्तन से ज्यादा तीव्र और बेहतर हैं, तो हम लोगों को अपने आप को बदलने के लिए सीखना पड़ेगा, अदरवाइज हम खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आया तो बोलिए हाँ। अगर हमारा अंदर की परिवर्तन दुनिया की बाहर की परिवर्तन से ज्यादा तीव्र है, तब जाकर हम लोग कामयाब हो पाएंगे। अब जो बाहर के परिवर्तन है, 1 मिनट, बाहर के जो परिवर्तन है हमारे अंदर के परिवर्तन से 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 1000 गुना तीव्र नहीं है, वो करोड़ गुना तीव्र है। पूरे दुनिया में हर इंसान अपने हिसाब से एडवांस कर रहा है, और हर आदमी दुनिया बदलने को कोशिश कर रहा है। तो हर इंसान कोशिश कर रहा है, हर इंसान अपने हिसाब से दुनिया बदलने को कोशिश कर रहा है। और ऐसे चुनौतियों में आपके अपने काम के अंदर आपका चेंजेस बहुत तीव्र होना जरूरी है। ये फ्यूचर है, फ्यूचर। ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ फ्यूचर का ये मस्त सा डिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब है ये गाड़ी है, आप चला रहे हो, ये सर्कल जो है स्टीयरिंग है, और यहां पर जो है ये जो ब्लू वाला स्क्रीन है ये विंड स्क्रीन है गाड़ी का, और ये रियर व्यू मिरर है। तो जब आप गाड़ी चलाते हो, सामने देखते हो चलाओगे, ये पीछे इधर देखते हो चलाओगे। हाँ, सामने फ्यूचर है, ये पास्ट है, पुराने तरीके, ये फ्यूचर है। जो आदमी यहां देखकर भविष्य बनाएगा उसका एक्सीडेंट होगा, मर जाएगा। जो आदमी सामने देखते हुए जिंदगी चलाएगा वही, बीच बीच में पीछे देखते रहने का कुछ, अगर वो कोई हॉर्न बिन बजाता है एक बार देख, मगर आगे देखते हुए चलाओ। आगे का मतलब है फ्यूचर। और मैं आज की प्रोग्राम में दोबारा बोलता हूं,
न्यूट्रीचार्ज फ्यूचर है। पॉल जेन फाइजर जो है, इसने किताब लिखा है द वेलनेस रिवॉल्यूशन, हाउ टू मेक योर फॉर्च्यून इन द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। $1 ट्रिलियन यानी 1000 करोड़ हर साल कमाने वाला इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री है। यू नो, आज जितने भी कंपनियां हैं, बड़े कंपनियां, छोटे कंपनियां, अपना फ्यूचर वेलनेस में लाने को कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 साल में जितने जिम बने कसरत करने वाले, उतना पहले कभी भी नहीं बने थे। पिछले 10 साल में ये प्रोटीन पाउडर वाले दुकान, जो ये अलग अलग डाइटिशियन ब्यूटिशियन जितने बने, इतने पिछले 1000 साल में कभी नहीं बने थे। ये फ्यूचर है। पास्ट अलग था, साबुन बेचना, शैम्पू बेचना, दैट इज पास्ट। एंड उससे भी ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में ये एस्टैब्लिश हो रहा है। इंडिया में अभी अभी एस्टैब्लिश हो रहा है। अभी तक लोगों को अपने खाने के प्रति ध्यान रखने के कंसेप्ट पता नहीं है। सेहत के प्रति ध्यान रखना, डाइट कितना इंपॉर्टेंट है, और जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ हेल्थ होते हैं, वो 7 इंग्रेडिएंट जो मनोज भाई बताते हैं, वो सातों के सातों कितना महत्वपूर्ण है, जो आपके किताब में लिखा गया है। ये वाला किताब आपके पास होगा, इसमें जो जो लिखा है कितना महत्वपूर्ण है, ये लोगों को समझ में भारत में आया नहीं है। आज भारत में 125 करोड़ लोग हैं और अगले 10 साल में 150 करोड़ हो जाएंगे। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा भारत। ये सभी के सभी को हर दिन सुबह रात लगेगा आपके न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट। ये फ्यूचर है। मैं खुद लेता हूं, मैं रनर हूं, मैराथन रनर। मैं हर दिन 12 किलोमीटर दौड़ता हूं। साल में 5 बार 42 किलोमीटर का रेस दौड़ता हूं। मेरा खुद का कहानी ऐसा है कि आज से 7-8 साल पहले मैं जाता था, दौड़ता था, 6 किलोमीटर के बाद मैं थक जाता था, और इतना ज्यादा थक जाता था। और मैं गोल बना के रखा हूं, मैं मोटिवेटर हूं, मैं ट्रेनर हूं, लोगों को सिखाता हूं, मैं 10 का रोज में दौड़ूंगा, ऐसा मैं प्रतिज्ञा करके निकल। 6 में थक गया, 6 के बाद अपने आप को खींचता था। मैं खींचने के वजह से मेरा 10 किलोमीटर तो कंप्लीट होता था। आज से 7 साल पहले की बात कर रहा हूं, मगर 7 में सरदर्द होता था, 7 में मेरा स्पीड मार खाता था, 7 में ये जॉइंट्स में पेन होते थे। अगले दिन वापस जाता था, खींचता था, दौड़ लेता था, मगर बीमार पड़ चुका था। तृप्ति भंडारी एक डाइटिशियन है बॉम्बे की, लोखंडवाला में, उसका पिंक बोल के जगह, मतलब बहुत अच्छी है, तुम जाके उसको मिलो। उसको जाके मिला मैंने, तो तृप्ति ने मेरे को बोला कि तुम्हारा डाइट का पैटर्न में प्रॉब्लम है। तो उसने बोला ये ऐसा ऐसा खाओ, तुम्हारा प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ, तुम्हारा विटामिन का इंटेक बढ़ाओ, तुम्हारा क्या बोलते हैं मिनरल्स का इंटेक बढ़ाओ, तुम्हारा वैसा उसने पूरा बताया। और उसके अंदर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक बढ़ाया और विटामिन का सब बढ़ाया। और वो खाते वक्त, वो लेने से पहले मैंने बोला कि ये सब मैं अगर लूं तो कल दौड़ने से मेरे को सरदर्द नहीं होगा? बोलते नहीं होगा। बोला पक्का? बोला पक्का। और अगला दिन जब मैं खा के दौड़ा तो मेरे को सचमुच सरदर्द नहीं हुआ। और उस दिन से लेके मैं मेरा डाइट को बदल चुका। ये इसलिए क्योंकि मैं रेगुलर खाना और न्यूट्रिशन वाला खाना, इन दोनों के बीच में फर्क समझ चुका हूं। ये चीज ज्यादातर लोग समझ नहीं पाएंगे। ज्यादातर लोग कमजोर होते हैं, ज्यादातर लोगों का जिंदगी में उनके बॉडी के प्रॉब्लम्स होते हैं। बीमार पड़ना न्यूट्रिशन ना होने की संकेत है। तो ये फ्यूचर है। तो आप फ्यूचर के साथ जुड़े हो। मैं जब छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, जैसा आप लोग करते थे। मेरे घर में रायगढ़ गांव में, उड़ीसा में, मेरे पिताजी होते थे, मम्मी होती थी, बड़ा भाई, बहन में सबसे छोटा। हमारे घर का सबसे समझदार, सबसे अक्लमंद, सबसे बुद्धिमान, जिनको दुनिया का ज्ञान था, मालूम था, समझ था, जो सारे फैसलाएं करते थे, हमारे घर के सबसे बड़े होते थे मेरे डैडी, मेरे पिता। टीवी में बराबर वो एंटीना को करना वगैरह वो चलाते थे। घर का सबसे समझदार, अक्लमंद, बुद्धिमान, ज्ञानी पुरुष, सब फैसला करने वाला कौन थे मेरे बचपन में मेरे घर में? मेरे पिता। आज मैं बाप बन गया हूं। मेरे घर में भी एक बेटा है, 10, 12, 14 साल का।
जानते हो मेरे घर का सबसे समझदार, अक्लमंद, ज्ञानी, महापुरुष, जिसको कंप्यूटर आता है, मोबाइल आता है, चलाना आता है, इंटरनेट डाउनलोड, गाना बीना सब समझता है, ये हमारे घर में कौन है? हाँ, मेरा बेटा। मेरा जिंदगी का हाल देखो, पूरे बचपन में बाप का राज चलता था, आज मैं बाप बन गया हूं तो बच्चे का राज चलता है। मेरा औकात ही क्या? और दोस्तों, जब जब मैं ये बातें करता हूं, सबके सब लोग बोलते हैं राजेश भाई फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं होलसेल में। हम सबके साथ ही। ऐसा क्यों? क्योंकि अपने भी बाप का राज चलता था, आजकल अपने भी बच्चों का। ऐसा क्यों? पता चला, रिसर्च के बाद सच्चा खबर निकाला। हम सबका जानते हो फॉल्ट क्या है? पैदा होने की मुहूर्त। जिस किसी ने वो मुहूर्त में पैदा हुआ, उन सबके साथ हाल है। और मुहूर्त है 1950 से सन 2000। 1950 के बाद सन 2000 से पहले जितने भी पैदा हुए थे, वो सब राज करके गए मेरे पिताजी जैसे। पूरे जिंदगी में पूरे शहंशाह की तरह जिए और राज के कुछ फर्क नहीं पड़ा। सन 2000 के बाद जो लोग पैदा हो रहे हैं ना, उनको ये परिवर्तन जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। विक्टिम जो बोलते सिर्फ हम लोग हैं, गिने चुने। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। और ये जो कुछ हो रहा है दुनिया में, इसके लिए ब्लेम नो वन, एक्सपेक्ट नथिंग, डू समथिंग। तो अभी के बाद प्रोग्राम को मैंने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया था, क्यों, क्या और कैसे। अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, क्यों परिवर्तन करें, क्यों कुछ करें, क्यों न्यूट्रीचार्ज में आए, क्यों इज मोर इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। अभी तक हम लोगों ने क्यों पे बात कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे क्या करें, उसके बाद बात करेंगे कैसे करें। तो कैसे करेंगे कि 10 रणनीति हम बनाएंगे। तो क्या करें में सबसे पहली बात होता है, आप अपने भविष्य को अपने कंट्रोल में लीजिए, भविष्य का चार्ज लीजिए। तो भविष्य का चार्ज लेने के लिए इट्स लाइक प्लेइंग फुटबॉल। मुकेश साहब, आप स्टेज के ऊपर जरा आ जाइए। आप यहां पर खड़े रहेंगे सर, ओके, आप यहां पर खड़े रहिए और मैं यहां पर। फुटबॉल खेल रहे हैं हम दोनों, एक ही टीम के खिलाड़ी हैं, और समझो गोल पोस्ट वहां पर है, और यहां से गोल पोस्ट के बीच में दूसरे ऑपोजिशन टीम के खिलाड़ी हैं। तो मैं जानता हूं मैं डायरेक्टली यहां से गोल पोस्ट पे लेके नहीं जा सकता हूं। हमारा अगर गोल मारना है, जीतना है, तो मैं जानता हूं और मुकेश साहब जानते हैं, हम दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी। मैं गोल तभी कर पाऊंगा जब मेरा बॉल मैं मुकेश साहब को पास करूंगा, मुकेश मेरे को पास करेंगे, मैं वापस मुकेश साहब को पास करूंगा, वापस मुकेश साहब मेरे को पास करेंगे, और मैं गोल मारूंगा या वो गोल मारेंगे। अब मैं यहां पर बैठा हूं, खड़ा हूं, खेलते खेलते गोल पोस्ट वहां पर है। अब मैं मुकेश साहब को बॉल पास करने वाला हूं। मुकेश साहब यहां पर खड़े हैं, गोल पोस्ट वहां पर है। मैं जब पास करूंगा, ये बॉल को इस जगह पर पास करूंगा या उस जगह पर पास करूंगा। समझो ये ए है, वो बी है, ए या बी। बी क्यों, ए क्यों नहीं? ना, अगर मैच जीतना है तो मुझे बॉल उस जगह पास करना है जहां पर मुकेश साहब जा रहे हैं, उस जगह पर पास नहीं करना है जहां पर मुकेश साहब खड़े हैं या खड़े थे। अगर मैच जीतना है, हमें बॉल उस जगह पास करना है जहां पर मुकेश साहब जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल में मुकेश साहब टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें अगर गेम खेलना है फ्यूचर का, टेक चार्ज ऑफ फ्यूचर, तो हर खेल, हर कदम, हर स्टेप उस तरह पास करना है जिस तरह वक्त जा रहा है। उस तरफ मत खेलिए जहां पर वक्त खड़ी है, उस तरह खेलिए जहां पर वक्त जा रहा है। आज वक्त जा रहा है 2020 की तरफ, आज वक्त जा रहा है 2025 की तरफ, आज वक्त जा रहा है 2030, 40, 50 की तरफ। 2050 की तरफ वाला, 2030 में जो चलेगा, 2025 में जो चलेगा, 2020 में जो चलेगा, वो खेल खेलिए। आज से 20 साल पहले 1995 में पानी बिकेगा, ये चीज कोई इंसान हजम नहीं कर सकता था। अरे पानी कोई खरीदेगा क्या? घर में मिलता है, टैप में मिलता है, नली में, हर जगह पानी फ्री में मिलता है, पानी कोई खरीदेगा? आज पानी भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। तुमको विश्वास नहीं का मतलब यह नहीं कि पानी नहीं बिकेगा। जो विश्वास नहीं किया और पानी में पैसा नहीं डाला और पानी के बिजनेस में नहीं उतरा, वो सबके सब पानी वाला अपॉर्चुनिटी खो गए। आज जो चलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 साल बाद जो चलेगा, 10 साल बाद जो चलेगा, 20 साल बाद जो चलेगा,
वो खेल आज हमें खेलना है। और 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद हर इंसान जो दिन रात कंज्यूम करने वाला है वो है न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। हर इंसान का भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है 3 चाबियां। ये तीनों चीज को कहते हैं, 3 चाबियों को कहते हैं, लिख लीजिए, एंटिसिपेशन एंड एक्सेलेंस एंड इनोवेशन। एंटिसिपेशन का मतलब है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब है आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका अनुमान लगाना हमेशा जरूरी है। जो इंसान अनुमान नहीं लगा रहा है उसको हर चीज धोखा लगेगा, हर चीज उसके साथ खराब ही होगा। तो एंटिसिपेशन का मतलब है टू फोरसी, यानी अग्रदृष्टि, पहले से ही सोच विचार कर लेने का। एंटिसिपेशन का मतलब है प्रत्याशा। एंटिसिपेशन का मतलब है पूर्व ज्ञान, पहले से मालूम होना, मालूम करना, फ्यूचर के बारे में सोचते रहना और उसमें क्या होगा उसका पहले से समझ लेना। भविष्य के पूर्वानुमान करो, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। एंटिसिपेशन अब आने वाले बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं, तो लोगों को क्या मांगे होगा, कानून में आपके नेटवर्क के संबंधित क्या क्या बदलाव होने वाला है। एंटिसिपेट, फ्यूचर में चलने का ये सबसे पहला रूल है। 3 रूल में से, 3 चाबी में से पहला एंटिसिपेशन। दूसरा है एक्सेलेंस। एक्सेलेंस का मतलब है श्रेष्ठता, उत्तम। एक्सेलेंस का मतलब है ग्रेट क्वालिटी ऑफ जॉब। एक्सेलेंस मींस हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप। मैं यहीं पर कुछ टाइम हाई डिग्री ऑफ एडमायरेबल, प्रशंसनीय, सराहनीय, फर्स्ट क्लास, फाइन, सही, उत्कृष्ट, सुपीरियर, सर्वोत्तम, प्रेशियस, अमूल्य, वैल्यूएबल, ये सबके सबको कहते हैं। मतलब है एक्सेलेंस, श्रेष्ठता, उत्तमता। एक्सेलेंस किस किस चीज में? आपके काम करने के तरीके में। एक्सेलेंस इन योर बिहेवियर, एक्सेलेंस इन योर क्वालिटी, एक्सेलेंस इन योर बिजनेस स्टैंडर्ड्स, एक्सेलेंस इन योर प्रैक्टिस, एक्सेलेंस इन योर कस्टमर सर्विसिंग, एक्सेलेंस इन योर प्रेजेंटेशन, एक्सेलेंस इन योर प्रिपरेशन, एक्सेलेंस इन योर फॉलो अप, एक्सेलेंस इन योर प्रोफेशनल इमेज बिल्डिंग, एक्सेलेंस इन योर प्रोफेशनल रिलेशन। हर चीज में हमें श्रेष्ठता। एक है ना, आपको देखकर आदमी बोले मैं आरसीएम में कभी नहीं जुड़ूंगा। दूसरा है आपको देख के आदमी बोले यार मेरे को आप जैसा बनने का है। जिस दिन सारे लोग बोलते हैं मेरे को आप जैसा बनने का है, आप जैसा काम करना है, उस दिन आप एक्सेलेंस की तरफ बढ़ रहे हो। और वो चीज आपको हासिल करना जरूरी है जो फ्यूचर के लिए। तीसरा है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है नवरचना। इनोवेशन मीन क्रिएटिंग समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, जो चीज इस दुनिया में नहीं है। नवोत्पाद जो बोलते हैं, ब्रिंगिंग अराउंड चेंज इन व्हाट इज एस्टैब्लिश्ड, जो दुनिया में चल रहा है उसमें नयापन लाना, नव रीति लाना, या कुछ नया, नवीन, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ बेटर, कुछ बेहतर। तो इनोवेशन का मतलब है समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग बेटर। नया, अलग, बेहतर, नया, अलग, बेहतर। तो न्यूट्रीचार्ज बेचने में ये 3 चीज लागू करना, नया, अलग, बेहतर। वैसे न्यूट्रीचार्ज जो प्रोडक्ट है उसके सारे के सारे प्रोडक्ट नए, अलग और बेहतर हैं दुनिया से। तो इसलिए फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। देख तो एग्जांपल अगर देखेंगे 1989-90 में ब्लेड बनाने वाले कंपनियों में थे अशोका, पनामा, टोपाज, सुपरमैक्स, ये याद होगा आप लोगों को। इन लोगों को 1989 में 3 चीज करना चाहिए था, और वो 3 चीज है एंटिसिपेशन, एक्सेलेंस, इनोवेशन, जो अभी हमने बात किया। एंटिसिपेशन, एक्सेलेंस, इनोवेशन, 3 चीज करना चाहिए। ये तीनों ने नहीं किया। ये सारे के सारे कंपनी तीनों चीज नहीं किया। ये तीनों चीज करके एक नया कंपनी है जिसका नाम था जिलेट। ये लोगों ने जिलेट प्रेस्टो लाया 1990 में। तो सबको 4 साल बाद इनको अक्ल आया कि अभी हम लोगों को भी वो जिलेट प्रेस्टो जैसा कुछ बनाना पड़ेगा। ये नया बनाने को जब तक गए, अच्छा इतने में ये 2 रुपए का जो जिलेट प्रेस्टो था, जो कि 2 से 3 हो गया, 3 का 4 हो गया, 4 का 5 हो गया, 5 का 6 हो गया, 6 का 7 हो गया। ये लोगों ने नया चीज लाए मगर वो चला नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो था एक्सेलेंट क्वालिटी का नहीं था। तो वो लोग जो लाए चला नहीं। इतने में जिलेट वालों ने लाया सेंसर एक्सेल। ये ब्लेड जो है वो सीधा 80 रुपए का होने लगा। लोग 80 रुपए देके खरीदने लगे। और जब तक ये मल्होत्रा वाले वैसा कुछ बनाए, ये लाए मार्क 3 350 रुपए का, 250 रुपए का, और लोग वो चलाने लगे। और उतना ही नहीं, जिलेट वाले आफ्टर शेव में घुसे। ये डेटॉल जो 60 रुपए का बोतल था उसके जगह वही साइज का 300 रुपए का आफ्टर शेव बोतल, उसको ऐसे सीधा लगाओ, ऐसा कर दो, बस हो गया। उतना ही नहीं, ये पाल्मोलिव का, गोदरेज का जो साबुन था उसके अंदर घुसे फोम का बोतल लाया 200 रुपए का। 1989 में
जानते हो एक ब्लेड का कीमत कितना था ना बेटा? 5 ब्लेड का सेट का कीमत था 5 रुपया। 5 रुपया। आज अगर 5 ब्लेड का अशोक का पैकेट खरीदोगे कितने में मिलेगा? 5 रुपया। 26 साल में ये लोग अपने ब्लेड का कीमत बढ़ा नहीं पाए, नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि 3 चीज वो लोगों ने नहीं किया था: एंटिसिपेशन, एक्सेलेंस, इनोवेशन। 26 साल में 2 रुपए का जिलेट प्रेस्टो से लेके 850 रुपए का रेजर तक पहुंच गए वही टाइम पर जिलेट वालों ने। 3 चीज किया था: एंटिसिपेशन, एक्सेलेंस, इनोवेशन। ये 3 चीज करोगे जिंदा रहोगे, ये 3 चीज नहीं करोगे खत्म हो जाओगे। और जो आदमी ये तीनों चीज करने में जरा सा भी पीछे हो जा रहा है, उस आदमी का मार्केट खत्म होता जा रहा है। आज तुम कितना बेहतर प्रोडक्ट बनाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे प्रोडक्ट ये 3 चीज कर रहे हैं क्या? एंटिसिपेशन, एक्सेलेंस, इनोवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और मेरे को पूरा विश्वास है फ्यूचर, अगला 20 साल, अगला 30 साल, अगला 40 साल, पूरे की पूरे फ्यूचर रणनीति के साथ आज अगर पूरा तैयारी के साथ कोई कंपनी इंडिया में मार्केट में उतरा है तो वो है न्यूट्रीचार्ज। सौभाग्य है आपका कि आप लोग आरसीएम में जुड़े थे। सौभाग्य है, मैं बहुत जबरदस्त फैसला बोलूंगा आरसीएम मैनेजमेंट का न्यूट्रीचार्ज के साथ जुड़ना, और बड़ा जबरदस्त फैसला न्यूट्रीचार्ज का आरसीएम के साथ जुड़ना। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो मुलाकात है, मिश्रण है, बड़ा जबरदस्त चीज है। ये कॉम्बिनेशन एकदम दुनिया का तूफानी नंबर 1 चीज है, और ये चीज को आप आगे बढ़ाइए। तो पहला लेसन होगा 2 प्रकार के, 2 टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर मेन जॉब। 2 काइंड्स ऑफ नेटवर्कर ये होगा। पहला किस्म के नेटवर्कर को बोलेंगे हम लोग पास्ट बेस्ड नेटवर्कर, एंड दूसरे किस्म के नेटवर्कर को बोलेंगे फ्यूचर बेस्ड नेटवर्कर। फास्ट बेस्ड एंड फ्यूचर बेस्ड दोनों प्रकार के नेटवर्कर के बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? नंबर 1, पहला डिफरेंस, फास्ट बेस्ड है नेटवर्क मेंबरशिप प्रोमोटर, एंड फ्यूचर बेस्ड है प्रोडक्ट कंजम्पशन प्रोमोटर। नंबर 2, फास्ट बेस्ड है कमीशन ऑन ज्वाइनिंग, फ्यूचर बेस्ड है कमीशन ऑन कंजम्पशन। कमाई जो है पहले ज्वाइनिंग में होता था, फ्यूचर में जो चलेगा वो जुड़ने पर नहीं मिलेगा कमीशन, कंजम्पशन, प्रोडक्ट इस्तेमाल करके खरीदते वक्त, यूज करते वक्त कमीशन, दैट इज फ्यूचर। तीसरा, पास्ट बेस्ड ज्यादातर नेटवर्क लीडर होते थे मोटिवेटर, फ्यूचर बेस्ड होंगे एजुकेटर। पास्ट बेस्ड ज्वाइन करना सिखाना उनका काम था, फ्यूचर बेस्ड यूज करना सिखाना उनका काम है। पास्ट बेस्ड मीट्स ओनली नोन पीपल, जो नेटवर्क में जुड़े हुए लोग होते थे वो सिर्फ पहचान वालों को मिलते थे। फ्यूचर बेस्ड मीट्स ओनली न्यू अननोन पीपल, नए अनजान लोगों को ही मिलते हैं, पहचान वालों को मिलते नहीं, ये फ्यूचर बेस्ड है। पास्ट बेस्ड जुड़ो किसी भी कीमत पर, फ्यूचर बेस्ड है जोड़ो हमेशा के लिए। पास्ट बेस्ड है टॉक 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 टॉक, फ्यूचर बेस्ड है शो, विजुअल एड एंड टॉक। पास्ट बेस्ड वाला जाता है बड़बड़ 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 करता है, फ्यूचर बेस्ड वाला जाता है ये दिखाता है। ब्रीफ्स अबाउट बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग, फ्यूचर बेस्ड ब्रीफ्स अबाउट बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग। कंज्यूमिंग का मतलब है प्रोडक्ट लेने की, प्रोडक्ट कंज्यूम करने की, यानी खाने की, इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। पास्ट बेस्ड ट्रीट्स ट्रेनिंग एज एक्सपेंडिचर, फ्यूचर बेस्ड ट्रीट्स ट्रेनिंग एज इन्वेस्टमेंट। पास्ट बेस्ड दूसरों को सिखाओ फंडा वाला, फ्यूचर बेस्ड खुद कर दिखाओ फंडा वाला। पास्ट बेस्ड हर चीज के लिए डिपेंडेंस ऑन आरसीएम, फ्यूचर बेस्ड हर चीज के लिए डिपेंडेंस ऑन सेल्फ। पास्ट बेस्ड रिएक्टिव टू चेंज, फ्यूचर बेस्ड रेस्पॉन्सिव टू चेंज। पास्ट बेस्ड मोर मेन इन योर टीम, फ्यूचर बेस्ड मोर वुमेन इन योर टीम। पास्ट बेस्ड ट्राइज टू अचीव सीलिंग, future based achieves ceiling without trying. Past based blames others for failure, future based takes personal responsibility. Past based fast moving consumer products promoter, future based wellness related products promoted. Past based लोग जुड़ने पर एक बार कमाई, फ्यूचर बेस्ड लोग सामान खरीदने पर बार बार कमाई। Past based limited development only on training days to speaker on stage, future based continuous development every day through listening to audios and videos and viewing educational material. Past based बीमार होने के बाद दवा लेना, फ्यूचर बेस्ड बीमारी को आने ना देना। पास्ट बेस्ड टीम के नए लोगों को भाषण देते रहना,
फ्यूचर बेस्ड टीम में नए लोगों को खुद लाना इनवाइट करके। पास्ट बेस्ड कंप्लेनिंग एटीट्यूड, फ्यूचर बेस्ड कोऑपरेशन एटीट्यूड। पास्ट बेस्ड इन्वेस्ट इन फूड एंड प्रॉपर्टी, फ्यूचर बेस्ड इन्वेस्ट इन सेल्फ डेवलपमेंट। पास्ट बेस्ड सोचते रहते हैं, फ्यूचर बेस्ड तुरंत कार्य करते हैं। पास्ट बेस्ड लीडर है क्योंकि पहले जुड़ गया था, फ्यूचर बेस्ड लीडर है क्योंकि अभी भी जोड़ रहा है। पास्ट बेस्ड इन लोगों का फिलोसफी है लोगों को जोड़ना सिखाओ, फ्यूचर बेस्ड है इनका फिलोसफी है लोगों को हर दिन फ्लिप चार्ट दिखाओ। फ्लिप चार्ट यानी है पास्ट बेस्ड अवॉइड्स रिस्क, फ्यूचर बेस्ड टेक्स रिस्क। पास्ट बेस्ड एम्प्लॉय माइंडसेट, फ्यूचर बेस्ड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। एम्प्लॉय माइंडसेट यानी नौकरी वेतन तनख्वाह वाला इंसान वाला सोच ख्यालात, यू नो। फ्यूचर बेस्ड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। पास्ट बेस्ड लीडर की बात करो, वो एम्प्लॉय माइंडसेट है, वो सोचता है अब ये टपरी में चाय का खर्चा उसका गेस्ट है तो वो देना चाहिए। दैट इज एम्प्लॉय माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, वो चाय का खर्चा खुद देता है, वो डाउनलाइन के आदमी के ऊपर वो डालता नहीं है। पास्ट बेस्ड जोश भरो, फ्यूचर बेस्ड बोलिए। पास्ट बेस्ड एक्सेप्ट्स कन्वेंशनल विजडम, फ्यूचर बेस्ड क्वेश्चंस कन्वेंशनल विजडम। पास्ट बेस्ड फ्यूचर प्रेजेंस एट होम, फ्यूचर बेस्ड वर्चुअल प्रेजेंस इन इंटरनेट। पास्ट बेस्ड लोगों के पीछे पड़ना एंड फ्यूचर बेस्ड बिल्कुल फॉलो अप ना करना। पास्ट बेस्ड नादान था, फ्यूचर बेस्ड काबिल है। पास्ट बेस्ड हर दिन ऑफिस जाने वाला, फ्यूचर बेस्ड हर दिन लोगों को नए लोगों को मिलने वाला। पास्ट बेस्ड लेस क्वालिफाइड, फ्यूचर बेस्ड हाईली नॉलेजेबल। पास्ट बेस्ड अवॉइड्स टेक्नोलॉजी, फ्यूचर बेस्ड एम्ब्रेसेस टेक्नोलॉजी। पास्ट बेस्ड ओनली रीड्स न्यूज़पेपर, फ्यूचर बेस्ड रीड्स बिजनेस ओरिएंटेड बुक्स। स्लो एंड स्टडी, फ्यूचर बेस्ड फास्ट टू अडॉप्ट। पास्ट बेस्ड मेंबर बनाओ, फ्यूचर बेस्ड ग्राहक बनाओ। अच्छा, पास्ट बेस्ड बुढ़ा है, बुढ़ा, फ्यूचर बेस्ड जवान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये पास्ट बेस्ड जो है वो उम्र का बुढ़ा नहीं है, दिमाग का बुढ़ा है। फ्यूचर बेस्ड जो है वो एटीट्यूड का जवान है। हो सकता है वो 65 का है मगर अपने बिजनेस के लिए एकदम जवान। पास्ट बेस्ड पलता चलता है एटीट्यूड, फ्यूचर बेस्ड पेशेवर एटीट्यूड। पास्ट बेस्ड ट्रेनिंग का मतलब सुनना, फ्यूचर बेस्ड ट्रेनिंग का मतलब सीखना। ट्रेनिंग सुनने वाली चीज होती नहीं है, ट्रेनिंग सीखने वाली चीज होती है। पास्ट बेस्ड बिजनेस में जुड़ने के फायदा बताना और फ्यूचर बेस्ड सेहत स्वास्थ्य सलाह देने के फायदे बताना। पास्ट बेस्ड करोड़पति होते हुए भी गरीब मान सकता और फ्यूचर बेस्ड गरीब होते हुए भी करोड़पति मान सकता। पास्ट बेस्ड आस्क फॉर रेफरेंस टू कस्टमर्स एंड फ्यूचर बेस्ड गेट्स अ रेफरेंस विदाउट आस्किंग। पास्ट बेस्ड ट्राइज फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फ्यूचर बेस्ड ट्राइज फॉर कस्टमर डिलाइट। पास्ट बेस्ड कस्टमर सर्विस माइंडसेट, फ्यूचर बेस्ड कस्टमर सक्सेस माइंडसेट। पास्ट बेस्ड टीवी देखने वाला, फ्यूचर बेस्ड किताब पढ़ने वाला। पास्ट बेस्ड अवॉइड स्पीकिंग मैनेजिंग राइटिंग इंग्लिश, फ्यूचर बेस्ड अभी कोई पूछ रहा था इंग्लिश में है क्या, हैज इंग्लिश स्पीकिंग राइटिंग स्टाफ टू मैनेज। तो पास्ट बेस्ड जो है इंग्लिश आते आते वो नहीं दूर भागता है। फ्यूचर बेस्ड इंग्लिश आते आते एक को खड़ा कर देता है जो उसको समझाता है इसका मतलब क्या है। पास्ट बेस्ड अच्छा आदमी, फ्यूचर बेस्ड ग्रेट पर्सन। पास्ट बेस्ड नेटवर्क के लीडर और फ्यूचर बेस्ड लाइफ के लीडर। अंडरस्टैंडिंग योर मेन जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे हम लोग क्या से अभी कैसे पे आ रहे हैं। चलो मेरे को बताओ आपका काम क्या है आरसीएम में, क्या बोलते हैं आपको? नेटवर्कर हो, डायरेक्ट सेलर है, डायरेक्ट सेलर, ओके। एज ए डायरेक्ट सेलर आपका काम क्या है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी देना। फ्यूचर बेस्ड वर्क करना। हाँ, फ्यूचर बेस्ड वर्क करना मेरा काम है। क्या बताना? कॉन्सेप्ट बताना। पोस्टमैन का काम क्या है? चिट्ठी बांटना। अरे वाह, अच्छा ड्राइवर कौन है जानते हो? चलिए बताइए ड्राइवर का काम क्या है? अरे वाह। पायलट जानते हो? पायलट, अच्छा पायलट का काम क्या है? अच्छा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे अभी तक का चर्चे को अगर आप दिमाग में लगाओगे तो आपको नजर आएगा हम सब के सब यहां पर जो आरसीएम के चैंपियन लोग बैठे हैं,
हमारे खोपड़ी में पोस्टमैन के काम के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ड्राइवर के काम के बारे में कंफ्यूजन नहीं है, पायलट के काम के बारे में कंफ्यूजन नहीं है, साला दूसरे किसी भी आदमी के काम के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारा कंफ्यूजन एक ही इंसान के काम के बारे में। कौन सा? जो हम लोग खुद कर रहे हैं। तेरा काम क्या है, आपका काम क्या है पूछा तो यहां पर बैठे 350 लोग 350 अलग अलग आइटम बोल रहे हैं। अब है कौन सा सही? आज के प्रोग्राम में हम लोगों को सीखना जरूरी है कि आपका काम क्या है। यह पहला कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर करना जरूरी है। कितने लोग सीखने को तैयार हो? बोलिए हाँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कितने लोग सुनने को तैयार हो, मैं पूछ रहा हूं कितने लोग सीखने को तैयार हो। आखिरी बार पूछ रहा हूं कितने लोग सीखने को तैयार हो। पहला लेसन यहां पर आज लेसन नंबर 9 है, आपका काम क्या है। इसको हम एक उदाहरण के जरिए सीखेंगे। आरसीएम क्रिकेट की तरह है। क्रिकेट ये ऐसा क्यों है? आरसीएम इज लाइक क्रिकेट ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रिकेट 2 टीम के बीच में खेला जाता है और आरसीएम 2 लोगों के बीच में खेला जाता है। क्रिकेट जीतने के लिए खेलते हैं, आरसीएम भी जीतने के लिए खेलते हैं। क्रिकेट में बहुत नियम है, आरसीएम में भी बहुत नियम है। क्रिकेट डे एंड नाइट खेलते हैं, आरसीएम भी लोग डे एंड नाइट खेलते हैं। क्रिकेट कैजुअली खेलते हैं, प्रोफेशनली खेलते हैं, आरसीएम भी लोग कैजुअली खेलते हैं, प्रोफेशनली खेलते हैं। क्रिकेट में बहुत सारा रूल्स है, आरसीएम में भी बहुत सारा रूल्स है। क्रिकेट में बहुत सारा पैशन है, आरसीएम में बहुत सारा पैशन है। बहुत सारे लोग क्रिकेट को नफरत करते हैं, आजकल बहुत सारे लोग आरसीएम को भी नफरत करते हैं। क्रिकेट में बहुत सारे लोगों के लिए क्रिकेट करियर है, बहुत सारे लोगों के लिए आरसीएम करियर है। बात सही है तो सबको समझ में आ रहा है तो जोर से बोलिए। ये सबको कहते हैं समानता। क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। हाँ, ये क्रिकेट और आरसीएम के बीच में समानता है। अब समानता के साथ साथ, सिमिलैरिटीज के साथ साथ डिफरेंसेस भी है। एक डिफरेंस क्रिकेट जो है, इन क्रिकेट एक जीतता है एक हारता है। आरसीएम में हारता कोई नहीं है, जीतते दोनों है। क्रिकेट हम दूसरों को हराने के लिए खेलते हैं, आरसीएम हम दूसरों को। बात समझ में आ रहा है? जोर से बोलिए हाँ। अब क्रिकेट का कनेक्शन को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहता हूं सेल्स क्रिकेट की तरह है, आरसीएम जो है क्रिकेट में वनडे की तरह है। क्रिकेट में वनडे में कितने ओवर होते हैं? 50। और आरसीएम में एक साल में 50 हफ्ते होते हैं। और आरसीएम में भी एक हफ्ते में 6 वर्किंग डे होते हैं। तो आरसीएम क्रिकेट की तरह। यहां तक समझ में आ गया तो बोलिए हाँ। आप लोग जो है बॉलर लोग, बोला मैं आप लोगों को एजेंट नाम दिया है, बॉलर हो। अब आप लोगों का अगर बॉलर जैसे हो, वनडे में बॉलर का क्या काम है? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वनडे में बॉलर का काम क्या है? बॉलिंग करना, विकेट निकालना, मैच जिताना, लाइन एंड लेंथ करना, रन रोकना, फील्डिंग भी करना, बैटिंग भी करना, मैन ऑफ द मैच बनने को कोशिश करना। ये सब वनडे में बॉलर का काम नहीं है। वनडे मैच में बॉलर का काम है 10 ओवर फेंकना। तो मेरे को कोई पूछ रहा था विकेट लेना काम नहीं है? उतना नहीं, काम नहीं, जिम्मेदारी है। काम नहीं है, विकेट लेना जिम्मेदारी है, मैच जिताना जवाबदारी है, लाइन एंड लेंथ मेंटेन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैटिंग कर पाना अकाउंटेबिलिटी है। काम नहीं है, काम 10 ओवर फेंकना है। कभी भी अपने काम और जिम्मेदारी, ये दोनों के बीच में आप कंफ्यूज मत रहना। अभी अभी आप लोगों ने जितनी भी बातें कहा, आरसीएम में आपका काम क्या है इसके जवाब में, ये सब आपकी जिम्मेदारियां हैं, जवाबदारियां हैं, काम नहीं है। याद रखिए, आरसीएम में आपका काम है 10 लोगों को मिलना, 5 नया और 5 पुराना। रिमेंबर, सेल्स क्रिकेट की तरह है, आरसीएम वनडे की तरह है, और आप बॉलर की तरह हो। और तो बैट्समैन कौन है भाई? आप जो प्रोस्पेक्ट को मिलते हो वो बैट्समैन है। वनडे में बैट्समैन का काम क्या है? रन बनाना, 4 मारना, 6 मारना। अब आप जाते हो और बोलते हो किसी कस्टमर को, अभी आप बॉलर की तरह हो, तो रोज सुबह कल से जाने का प्रोस्पेक्ट के पास। कितने लोगों को डेली मिलने का? हाँ, 5 नया 5 पुराना। एक आदमी को जाके मिल रहे हो और उसको जाके वो न्यूट्री चार्ज का पूरा दिखाकर आप बोलोगे, अरे प्रोस्पेक्ट न्यूट्री चार्ज ले लो। आपने बॉलिंग किया, वो कस्टमर बोलेगा पैसा नहीं है। वो अपना काम बराबर कर रहा है। वो कौन है? वो बैट्समैन है। वो अपना काम बराबर कर रहा है कि नहीं?
वो जब अपना पैसा नहीं है बोला, बॉल उधर गिर गया। आप कौन हो? बॉलर हो। बॉलर यानी जहीर खान जैसा हरभजन सिंह का। अगर हरभजन सिंह या जहीर खान को किसी ने टुक्को किया तो वो लोग आगे क्या करते हैं? वो बॉल लेके जाते हैं, दोबारा फेंकने के काम करते हैं। और यही चीज आपको करना है। वो जब बोलता है पैसा नहीं है तो लेके जाओ, न्यूट्रीचार्ज खरीदने हो, ये बात दूसरे तरीके से समझाओ। अरे साहब, आपके परिवार की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए ले लो। वो बोलेगा ठीक है, मैं सोच के बताता हूं। वो बॉल गया सिक्सर में, सिक्सर में बॉल गया तो बॉलर क्या करता है? बॉलिंग छोड़ देता है। ऐसा आज तक जहीर खान ने, तू छक्का मारा ना, चल मैं अभी बॉलिंग नहीं करेगा, जा चैन से, मैं नहीं करेगा, जा। ऐसा आज तक जहीर खान ने किया है? तुम लोग करते हो। एक आदमी ने एक बार ना बोल दिया, साला 6-6 महीने काम बंद कर देते। कल से ये एक लेसन अगर आपके ग्रुप के हर आदमी ने सीख लिया तो एक साल में यहां पर बैठा हर आदमी करोड़पति। इस चीज को और एक स्टेप आगे लेके जाते। एक ओवर में बॉलर का काम क्या है? एक ओवर में बॉलर का काम क्या है? अरे जोर से बोलिए, एक ओवर में बॉलर का काम क्या है? 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 एक मुलाकात में आपका काम क्या है? एक ओवर में बॉलर का काम है 6 बॉल फेंकना। एक मुलाकात में आपका काम है 6 बार समझाना, 6 अलग अलग तरीके से समझाना। न्यूट्रीचार्ज आपके लिए कितना जरूरी है, 6 तरीके से समझाना, 6 उदाहरण के साथ समझाना, 6 कहानियों के साथ समझाना। अच्छा, एक बॉलर 10 ओवर करता है। आज तक हिस्ट्री में कभी भी वनडे में एक ओवर को, एक बॉलर को 10 ओवर में 10 विकेट मिला है? नहीं मिलता है। यानी आप 10 लोगों को मिलोगे कि 10 के 10 खरीद लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। ज्यादातर मैच में 10 ओवर फेंकने वाले को 1 या 2 विकेट मिलता है। आधा से ज्यादा मैच में 10 ओवर फेंकने वाले, आधा से ज्यादा बॉलर को 1 भी विकेट नहीं मिलता है, वो भी खिलाड़ी लोगों को। तो विकेट ना मिलना ओके है, इंसान ना खरीदना ओके है। ओके क्या नहीं है? तुम काम बंद कर देना ओके नहीं है। ज्यादातर लोग 1-2 मुलाकात के बाद काम बंद कर लेते हैं। इसलिए आप काम याद रखो। आपका काम क्या है? हाँ, आपका काम क्या है? अब ये 10 लोगों को मिलना जो है आपका काम, इसका सही वर्णन है व्हाट इज योर जॉब का। यू नो जॉब ऑफ ए, आपको इसको कहते हैं 555 फॉर्मूला, जिसको हम कहते हैं 5 अपॉइंटमेंट 5 मीटिंग 5 फॉलो अप हर दिन। 555 फॉर्मूला बोलते हैं, 5 अपॉइंटमेंट 5 मीटिंग 5 फॉर्मूला। यू नो, इसको आपका अगला है 5 अपॉइंटमेंट, यानी एक हफ्ते में 25 अपॉइंटमेंट 25 मीटिंग 25 फॉलो, यानी एक महीने में 100 अपॉइंटमेंट 100 मीटिंग 100 फॉलो। ये आपका काम है। और एक साल में 1000 अपॉइंटमेंट 1000 मीटिंग 1000 फॉलो, ये आपका काम है। कोई कंफ्यूजन है? मैं बोलता क्या हूं, बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपका काम है सालाना 1000 लोगों को जाके पूरा किताब दिखा के आने का। कंफ्यूजन है? जो आदमी 1000 को दिखाने को तैयार नहीं है उसको जोड़ो ही मत। यानी आज के बाद आपके टीम में जो कोई है वो वही है जो 1000 लोगों को दिखाने को तैयार है। उससे पहले आज के बाद आप लोग 1000 लोगों को दिखाना शुरू करो। आप खुद 1000 को दिखाना स्टार्ट करो। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खूबसूरत काम है। ऊपर वाला जो करता है वही चीज डुप्लीकेट होता है। आपके टीम में हर इंसान, आपके पास एक ही चीज सीखना चाहिए, 1000 को सालाना दिखाना, 1000 को दिखाना। ये एक चीज सीखना चाहिए और यही करोड़पति बनने का रास्ता है। 7वां लेसन है, ये एक संदेश वाला कार्य है। कम्युनिकेशन बिजनेस, कम्युनिकेशन गेम। भाषा का प्रयोग, क्या आप बोलते हो, क्या आप उसका मतलब निकलता है, इसका बहुत ध्यान से संभाल कर
इस बिजनेस में करना जरूरी है। नंबर 6, आरसीएम इज ए नंबर्स गेम। ये गेम खेलते हैं हम लोग, और ये गेम खेलने के लिए मैं चाहता हूं कि आप में से करीबन 5 लोग स्टेज के ऊपर आओ। अब ये आदमी कैप्टन बन गया, जोरदार तालियां। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। बाकी सब लोग यहां पर आ जाओ, ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ। रत्नेश जब गेम खेल रहे हैं, इस खेल से कुछ सीखने को कोशिश कर रहे हैं, और ध्यान देना कि क्या गेम में हो रहा है। आपका काम है, ये सब बॉल आपके पास पड़े, इसके अंदर डालते रहना, जितना जल्दी हो सके। शुरू कर लो। 1 में से 0, 2 में से 0, 10 में से 0, जल्दी जल्दी। 11 में से 0, 12 में से 1, 13 में से 1, 14 में से 1, 27 में से 3, 28 में से 3, 31 में से 4, 32 में से 5, 69 में 12, 70 में 12, 83 में 15, 88 में 16, 103 में 19, 104 में 19। जोरदार तालियां हो जाए रत्नेश को। अब रुक जा बेटा, क्या सीखने को मिला कोई बता सकता है? जितना ज्यादा लोगों को, अब ये फेंका यानी किसी से मुलाकात किया और उसको बोला न्यूट्रीचार्ज ले ले। जो बकेट में गिरा उसने ले लिया, जो बकेट में नहीं गिरा वो नहीं लिया। इसने क्या किया, ये गेम बोलते बोलते बॉल उठाया, फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया, रुका ही नहीं जब तक रोका नहीं। आरसीएम का खेल आपको एग्जैक्टली ऐसा खेलना है। कैसा खेलना है? जैसा रत्नेश ने खेला। हाँ, कैसा रत्नेश ने नहीं खेला वो भी ध्यान देते हैं। रत्नेश ने पहला बॉल इसको फेंका था, वो गिरा नहीं। रत्नेश ने क्या नहीं किया, अरे साला तू गिरा नहीं, अब मेरा जिंदगी का क्या होगा, मेरा लाइफ का क्या होगा, अब मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा लाइफ खत्म हो गया, मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, अरे मैं क्या करूं, अब मैं कैसा करूं। इसको पकड़ के रोया नहीं। इस चीज को जरूरत से ज्यादा औकात दिया नहीं। ज्यादातर लोग आरसीएम में इसको पकड़ के जिंदगी बर्बाद कर लेते। अरे यार ऐसा भरा है, ये तो वो है जो मैं लेके आ सका। पूरे दुनिया में 125 करोड़ इंडिया में भरे हैं। ये हाँ बोला या ना बोला, ये सोचूंगा बोला, ये पैसा नहीं है बोला, या बाद में आओ बोला, या बाद में सोच के बताता हूं बोला, या पूछ के इसने जो कुछ बोला उससे अपने बिजनेस का क्या लेना देना। ज्यादातर लोग अपना फ्यूचर इस आदमी के हाथ में डाल देते हैं। याद रखिए, आरसीएम एक आंकड़ों वाला कार्य है, और इस कार्य में आपका काम है फेंकते रहने का। बस आपका काम है और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। यह है आंकड़ों वाला गेम। लेसन नंबर 5, एडवोकेट इन न्यूट्रीचार्ज एजुकेशन, ये लेसन नंबर 5 है। विजुअल एड होना हमारे कंपनी के लिए एकदम सौभाग्य की बात है। पहला वजह, ये जब तक आपके हाथ में रहेगा, आपका जुबान जैसा चाहो वैसा नहीं बोल सकता है। जब आप दिखा के बोल रहे हो, वही बोलोगे जो यहां लिखा है। 100, 150, 200 को बोलते बोलते इसमें जो लिखा है वो आपके जबानी हो जाएगा, और इसमें बहुत शुद्ध भाषा में सही चीज लिखा है, और यही बोलना है। नंबर 2, आपके कंपनी में 10,000 हो, 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, हर आदमी को सेम टू सेम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना पॉसिबल है। जब तक ये चीज दिखाया जा रहा है, जब तक इंसान अपनी जबान से बोल रहा है, अपने दिमाग से बोल रहा है, वो कुछ भी बोल सकता है। ये दिखाकर कुछ भी नहीं बोल सकता है, ये दिखाकर वही बोलेगा। अब इस बिजनेस में आपका चुनौती ऐसा है कि मेरे को कोई एक गेम खेलने के लिए पार्टिसिपेंट चाहिए। आ जाओ आ जाओ। ये आपका टीम में जुड़ा होना है। आप कौन है? अपलाइन हो या सीनियर हो? तो बोलने का, बेटा क्या नाम है तेरा? शरद। अब तुम मेरा डाउनलाइन है, ओके ना? शरद बेटा, मेरे को ये प्रेजेंट करके दिखा। चल प्रेजेंट कर। फंस गया बेचारा। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ आपके खाने की जो डाइट है, हाँ उसके लिए आप कंपलसरी हैं, जरूरी हैं। हाँ जो हमें खाने से नहीं मिल पाता, हाँ वो इस चीज को लेके आप
ये लीडर है, इसका ये हाल है। आप समझ लो तुम्हारे टीम के लोगों का क्या हाल है। लीडर का ये हाल है। अलग पूरी जिंदगी में आज तक खोल के किसी को दिखाया नहीं है। बात ऐसा है, ये आदमी ने दिखाया नहीं, ये बात मेरे को 1 मिनट में मालूम पड़ गया। और ट्रेजेडी ये है कि साले तुम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। मेरे को ये आदमी ने आज तक दिखाया नहीं, ये कैसे मालूम पड़ा? ना मैंने बोला मेरे को दिखा, मैंने बोला मेरे को दिखा, उसके हाथ में ये दे दिया, उसने शुरू किया दिखाना। और ये आपका डेवलपमेंट यानी प्रगति यानी विकास का पहला सीढ़ी है। उसके बाद आपका काम है इसको पकड़ के उसको दिखाना। देख बेटा, रूल नंबर 1, किताब को कभी ऐसा नहीं रखने का, किताब को हमेशा ऐसा रखने का। रूल नंबर 2, आपके हाथ में पेन होना चाहिए और ये दिखाकर आपके जुबान में जो आया वो बोलने का नहीं। ठीक से नहीं आया चलेगा। सर नमस्कार, न्यूट्रीचार्ज वर्ल्ड क्लास हेल्थ सप्लीमेंट कंपनी की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन जी है। ये कहते हैं कि ये चीज आप इस्तेमाल करिए, इसीलिए मैं आपको बताने आया हूं। ये पहला डायलॉग है। और उसके बाद इसको आपने पलटी मारा। उसके बाद यहां पर जो लिखा है वो ही पढ़ना है। उसके बाद यहां पर जो लिखा है वो ही पढ़ना है। यहां पर जो लिखा है वही पढ़ना है। हर पन्ना दिखा दिखा कर पढ़ के उसको बता, ऐसा कर। समझ में आया? अब करके दिखा। करके दिखा। हाँ, कैसा पकड़ने को बोला? कैसा पकड़ने को बोला? हाँ, हाथ में क्या होना चाहिए? पकड़। हाँ हाँ हाँ। जो मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन वो ये है कि आपको नंबर 1 ये पूरा चीज 100 बार पढ़ना है, खुद घर में रट्टा मारना है। 1 मिनट, हाँ जी, रट्टा मारना है। नंबर 2, हर टीम के आदमी को बिठाकर आप बोलेंगे पूरा पढ़ के दिखा, मेरे को प्रेजेंटेशन कर। और वो प्रेजेंटेशन करने के बाद उसको बोलने का तुमने ये सुधार होना जरूरी है। और उसने वापस उससे करके दिखाओ, वापस करके दिखाओ। हर इंसान से 15, 20, 25, 30 बार करते करते वो दिखाने में माहिर हो जाएगा। तो ये विजुअल एड आपके टीम का हर इंसान इस्तेमाल करना चाहिए। लेसन नंबर 4, आरसीएम इज ए मेंटल बिजनेस। ये एक मानसिक कार्य है, मानसिक कार्य है। ये बिजनेस में ना बहुत सारा असर पड़ता है, लोग क्या बोलते हैं उसके ऊपर। इस बिजनेस में आपको एक शेर की तरह बनना जरूरी। इस शेर जो है, इसका खास बात ऐसा है, इसको जितने भी मारो ना, ये दोबारा बाउंस करता है। और आप लोगों को ऐसा करना जरूरी है, आपके टीम के सभी लोगों को करना जरूरी है। आप इंसान को मिलोगे, किसी प्रॉस्पेक्ट को जाके मिलोगे, उसको बोलोगे न्यूट्रीचार्ज खरीद लो, जवाब क्या होगा? ये जो कस्टमर एक एक बातें बोलता है ना, वो सबके सब मार की तरह पड़ता है। पैसा नहीं है, बाद में आओ, सोच के बताता हूं, ठीक है, कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, क्या गारंटी है, सचमुच अच्छा होगा, क्या फायदा है, मगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नहीं। ये सब कस्टमर जो बोल रहा है वो सब आपको गिराने की कोशिश, न्यूट्रीचार्ज से, आरसीएम से छुड़ाने की कोशिश। और ये बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है बाउंसिंग बैक एबिलिटी। आदमी आपको कितने भी बार गिराए, आपका दम होना चाहिए दोबारा खड़ा होने का। और जिस इंसान के शरीर के अंदर दम नहीं है वो गिर के रह जाता है। इस टॉय में भी अगर हवा निकाल दिया, ये गिर के रह जाएगा। जब तक हवा है भरा हुआ, तब तक ये बाउंस बैक करेगा। नंबर 3, ये एक अंदरूनी कार्य है। अंदरूनी कार्य मतलब ये एक इंटरनल गेम है। हमेशा कहता हूं एग फिलॉसफी। अंडा 5 तरीके से फूटता है। पहला, अंडा को पकड़ो, चम्मच से मारो, फूट जाएगा। दूसरा, अंडा को बॉईल करो, छिलके निकालो, फूट जाएगा। तीसरा, अंडे को नीचे फेंको, फूट जाएगा। चौथा, अंडा को छोड़ दो, वैसा फूट जाएगा। और 5वां, अंडे को उसके मां मुर्गी के पास छोड़ दो, मुर्गी उसके ऊपर बैठेगी और हैच करेगी, अंडा अंदर से फूटेगा, जान आएगा। अंडा जब बाहर से फूटता है तो जान जाता है, अंडा जब अंदर से फूटता है तो जान आता है। न्यूट्रीचार्ज बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में आप सबके सब अंडे हो। आपके टीम का हर इंसान अंडे के बराबर है। याद रखिए, हर अंडे का फूटना तय है।
ऐसा एक भी अंडा पैदा नहीं हुआ जो फूटेगा नहीं, सब अंडे फूटने वाले हैं। सवाल यह है कि तुम्हारे टीम के जुड़े हुए अंडे अंदर से फूटने वाले हैं या बाहर से फूटने वाले हैं? अंदर से फूटेंगे तो लाखों करोड़ों कमाएंगे, बाहर से फूटेंगे बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे। आप अगर पहला दिन से उनको सिखाओगे बिजनेस और उसका पोटेंशियल, उसका सपना दिखाओगे और उसको बताओगे कि ये तुम्हारा काम है, फ्लिपचार्ट दिखाना तुम्हारा काम है, डेली 5 को दिखाना काम है तुम्हारा, और सालाना 1000 को दिखाना आपका काम है, महीने में 100 को दिखाना काम है, हफ्ते में 25 को दिखाना काम है, और डेली आप उसको दिखाने के लिए मजबूर करते रहोगे और वो महीने में 100 लोगों को दिखाओगे तो 100 में से पहला महीना अपने आप 15-20 खरीद लेंगे। अभी 100 बार फेंका उसने, कितने खरीदे, कितने गिरे? 19 गिरे, तो 19 लोग खरीद लेंगे। उसका काम है 100 को दिखाना, उसका काम है सालाना 1000 को दिखाना, 1000 को दिखाएंगे 200 खरीद लेंगे, और जो एक बार खरीदना स्टार्ट किया वो बार बार खरीदता रहेगा और आपका कस्टमर बेस बनता रहेगा, आजीवन आप पैसा कमाते रहेंगे। लेसन नंबर 2, ये एक प्रोटेक्शन बिजनेस है। कोई 5 लोग चाहिए स्टेज के ऊपर गेम खेलने के लिए। आरसीएम का बिजनेस, न्यूट्रीचार्ज का बिजनेस इन ताश की पत्तों की तरह है। क्या सचमुच आप कल से काम करने वाले हो? सालाना 1000 को मिलने वाले हो? हाँ या ना? पक्का? आप सचमुच सालाना 1000 को मिलने वाले हो? पक्का? सालाना 1000 आप लोग सचमुच मिलने वाले हो? सालाना 1000। इस सालाना 1000 को मिलोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जिन लोगों को मिलते हो, दुनिया के लोग, ये 4 जात के होते हैं। जिस तरह ये पत्तों के अंदर 4 जात होते हैं, ऐसा दुनिया में जो पब्लिक है वो 4 जात। पहला जात ये जात है। कौन सा जात है भाई? ईट डायमंड जिसको बोलते हैं, ये जात है। ये जात डायमंड का मतलब है आप इस इंसान को जाके मिलोगे, ये जात के लोगों को जाके मिलोगे, वो फ्लिपचार्ट दिखाओगे, उसको बताओगे कि न्यूट्रीचार्ज सामान है, नया प्रोडक्ट है, अमिताभ बच्चन इसके हमारे प्रमोटर है, हमारा ये है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, और ये चीज से आपका सेहत को ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, पूरा के पूरा दिखाओगे, बात करोगे। तो ये डायमंड जात के लोग, ईट जात के लोग जानते हो क्या बोलेंगे? बोलेंगे अच्छा ऐसी बात है, सचमुच सेहत का फायदा, अच्छा कितना है? अब बोलोगे इतना इतना कीमत है, और ठीक है दे दीजिए, और वो लोगों ना आपका सामान खरीद लेंगे। ये लोग, ये जात वाले लोग ऐसा क्यों करेंगे? आप इनको ये पूरा फ्लिपचार्ट, पूरा न्यूट्रीचार्ज बताने के बाद ये लोग खरीद क्यों लेते हैं सामान? हाँ क्यों खरीदते हैं? जरा सोच के बताओ ना। क्योंकि इनका जात ही ऐसी। अच्छा बताओ, पूरे मार्केट में यही एक जात है कि दूसरे जात के भी लोग हैं? जोर से बोलिए। दूसरे जात के लोग हैं, तो चलिए दूसरी जात की तरफ जाते हैं। दूसरा जात है, ये कौन सा भाई? हाँ, लाल पान। पान बोलते हो, लाल पान बोलते हो, क्या बोलते हो? हाँ, ये जात का आदमी, इसको जाकर आपने पूरा न्यूट्रीचार्ज का फ्लिपचार्ट दिखा दिया, पूरा समझा दिया, पूरा बता दिया, पूरा की पूरा अमिताभ बच्चन, पूरा आपके प्रोडक्ट का रेंज सब बता दिया। जानते हो ये लोग देखकर सुनकर क्या बोलेंगे जानते हो? बोलेंगे अच्छा ऐसी बात है, पक्का खरीदेंगे, तुम्हारे पास ही खरीदेंगे, मां कसम खरीदेंगे, गारंटेड खरीदेंगे। मगर बाद में क्या पियोगे? कॉफी पियोगे, चाय पियोगे? कुछ पी लो ना प्लीज, पी के जाओ ना, खा के जाओ ना। ये लोग खिलाएंगे, ये लोग पिलाएंगे, ये अच्छे अच्छे बातें करेंगे। अच्छा ये भी बोलेंगे मेरा 15-20 दोस्त है, उन लोगों को भी मैं बोलता हूं, उनसे भी खरीदवाता हूं, चलेगा क्या? आप लोग क्या बोलोगे? हाँ क्यों नहीं बोल के बड़े खुश हो जाओगे। मगर ये लोग बातें करेंगे, कॉफी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, सब बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, एक चीज नहीं करेंगे, क्या? सामान नहीं खरीदेंगे, बाकी सब करेंगे। ऐसे लोग भी आपके गांव में, दुनिया में है क्या? एक दो है कि बहुत सारे हैं? हाँ बहुत सारे हैं। अच्छा ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इनका यही 2 जात के लोग हैं कि और भी जात के लोग हैं? और भी जात के लोग हैं। देखते चलते मिलते जाकर इन लोगों को भी नए जात को मिलते हैं। ये तीसरा जो जात है चिड़ी। हाँ, ये पहले दोनों लाल कलर के थे, ये पहली बार आपका मुलाकात हो रहा है काले के साथ। काला बड़ा खतरनाक होता है, बराबर है? ये काला आकर बोलता है, इसको जाकर मिलोगे, ये पूरा फ्लिपचार्ट बताओगे, अमिताभ सब बताओगे, सारे प्रोडक्ट रेंज वगैरह, ये इसमें फायदा बेदा बताओगे। ये सबसे पहले पूछेंगे गारंटी क्या है, तुमने लिया क्या, तुम मेरे को रिपोर्ट बताओ क्या फायदा हुआ, तुम मेरे को ये बताओ कि इसमें
मैं लिया तो मेरे को क्या क्या फायदा होगा, लिख के दो। ये आप जितना इनको समझाने को दिखाने को जाओगे, ये सब के सब आपको ऐसे सिचुएशन में डालेंगे जो काम आप साबित नहीं कर सकते, कोशिश नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। आप बाई चांस अगर वो बोलेंगे ये खाने से मेरे को फायदा होगा, रिपोर्ट लेके, बाई चांस आपने रिपोर्ट लेके अगर लाए तो बोलेंगे कि राजस्थान का सीएम वसुंधरा राजे का साइन लेके आओ, जो तुम ला नहीं सकते हो। बाई चांस तुम वो लेके आ गए तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी का साइन लाओ। अगर तुमने बाई चांस जो नहीं कर सकते हो वही बोलेंगे, अगर तुमने वो कर दिया तो बोलेंगे ये तो नरेंद्र मोदी है, तुम मेरे को बराक ओबामा का साइन लाओ, जो तुम लाने। अगर तुम बराक ओबामा का साइन लाए तो बोलेंगे ओसामा बिन लादेन का लाओ। ये तुमको ऐसा परिस्थिति में डालेंगे जो काम तुम इस दुनिया में, इस जन्म में जिंदा होते हुए कर नहीं सकते हो। ये अच्छा, ऐसे लोग इस दुनिया में है, हाँ या ना? एक दो है कि बहुत सारे हैं? ये लोग ऐसा क्यों करते हैं यार? समझ में आ गया? अच्छा, यही 3 जात है कि और भी जात है? हाँ, और भी जात है। ये अगर ध्यान से देखोगे स्क्रीन के ऊपर, ये जो जात को देखोगे, ये जात एग्जैक्टली ऐसा है। ये जात को अगर आप मिलोगे, ये डिश एक डंक मारेगा, तुम ऑन द स्पॉट न्यूट्री चार्ज के लिए मर जाए। ये लोग ज्यादा कुछ जानते ना, डंक मारना जानते हैं। सबसे जहरीले, सबसे खतरनाक पूरे मार्केट में एक मुलाकात काफी है ये बिजनेस छोड़ने के लिए, ये जात। अच्छा, क्या तुम्हारे गांव में, तुम्हारे प्रदेशों में इस जात के लोग भी हैं, हाँ या ना? एक दो हैं कि बहुत सारे हैं? हाँ। ये लोग ऐसा डंक क्यों मारते हैं? क्योंकि इनका, हाँ, उससे कमाल की बात ऐसा है, बाहर से साले सब एक जैसे दिखते हैं। जब तक मुलाकात करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि जात कौन सा है, और जब तक मुलाकात किया और पता किया तब तक तुम शहंशाह शहीद हो चुके होते हो। ये है गेम, समझ में आया तो बोलिए हाँ। अब ये गेम खेलने के लिए यहां पर खिलाड़ियां हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सबसे पहला खिलाड़ी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एनके शर्मा है। एनके शर्मा जी, सचमुच कल से आप सालाना 1000 लोगों को मिलने को तैयार हो, न्यूट्री चार्ज का विजुअल एड दिखाने को तैयार हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने को तैयार हो। एनके शर्मा जी कल सुबह गए, कल से न्यूट्री चार्ज का गोवा में ट्रेनिंग और राजेश टैगोर का ट्रेनिंग के जोश से अब ना पूरा 1000 लोगों को मिलेंगे और मर्सिडीज खरीद लेंगे, लाखों कमा लेंगे। इस ख्याल के साथ आप एक कट मारो इसको, कट। हाँ, अब कल पहला इंसान को एनके शर्मा जी मिल रहे हैं और पहला अरे अपने ऊपर का निकाल ले, अरे ऊपर वाला निकला ऐसा। हम पता चला कौन सा गाड़ी? 4 है और ये लाल पान 4 है। अब ये आदमी ने इनको चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, अच्छे बातें किया, पक्का खरीदूंगा बोला। एनके शर्मा जी दुखी हो गए कि खुश हो गए? खुश है। उनकी उम्मीदें बढ़ा कि खत्म हो गया? पहला मुलाकात के बाद एनके शर्मा जी की उम्मीदें बढ़ गए। अब इसके साथ साथ एनके शर्मा दूसरे को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? दूसरे को मिले एनके शर्मा जी तो दूसरा निकला ऐसा। ये चिड़ी है ना, चिड़ी है, चिड़ी बोलते हैं इसको। चिड़ी में 5 है। अब इस आदमी ने गारंटी पूछा, ये पूछा तुम्हारा कंपनी का ये हो गया तो क्या होगा, वो इतने सारे सवाल पूछा। अब एनके शर्मा जी इस मुलाकात के बाद सोच रहे हैं कि न्यूट्री चार्ज में रहूं कि नहीं रहूं, मगर छोड़े नहीं है क्योंकि अभी तक डंक नहीं बजा है। अब आगे ये हालात में सुबह 2 को मिलने के बाद तुम्हारा मनस्थिति ऐसा है तो तीसरे को मिलोगे? बिल्कुल सर। कल से तुम तीसरे को मिलोगे? एनके शर्मा जी तीसरे को मिलते तो तीसरा क्या होता? तीसरा निकला ऐसा, फिर वही, मगर इसका इंटेंसिटी ज्यादा है, गुलाम है, ये जरा कैपेसिटी ज्यादा है। ये तीनों को मिलने के बाद आप एनके शर्मा को मिले रास्ते में, यार कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? तो एनके शर्मा जी क्या बोलते हैं, लोग कैसे हैं सर? सब लोग बोलते हैं गारंटी क्या है, सब लोग बोलते हैं तुम्हारा कंपनी ये हो गया तो वो हो गया तो, सब लोग बोलते हैं बीमार, सब लोग बोलते हैं ये कागज लाओ वो कागज लाओ, मैं क्या करूं? मिला कितने को अभी तक?
3 को, और ऑलरेडी दिमाग में बता दिया कि सब लोग ऐसे हैं। लोगों का यही प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। अब एनके शर्मा चौथे को मिलेंगे क्या? हाँ, चौथे को मिलते तो पता चलता कि दुनिया ऐसा है, चौथा ऐसा है। अब इनको यकीन हो गया कि पूरी दुनिया ऐसे है। कैसे? पूरी दुनिया गारंटी मांगते हैं, पूरी दुनिया परेशान करते हैं। अब इनको अभी बिजनेस छोड़ने की परिस्थिति आ गई है। अब ऐसे टाइम पर 5वें को मिलेंगे? बिल्कुल। 5वें को मिलते हैं एनके शर्मा, तो 5वां निकला ऐसा। अब 4 जात के लोग हैं ऐसा राजेश ठाकुर ने कहा था, मगर अभी तो पूरे गांव में यही जात दिखाई दे रहे हैं एनके शर्मा को। अब ये बिजनेस में रहेंगे कि छोड़ देंगे? आप होंगे कल के बाद ऐसा मुलाकात हुआ सचमुच जिंदगी में, तो आप बिजनेस में रहोगे कि छोड़ दोगे? तो एनके शर्मा छठे को मिल रहे हैं, तो छठा निकला ऐसा। एनके शर्मा का वहीं पर निधन हो गया। और आपको जिंदगी में आपका फोन कभी एनके शर्मा उठाएगा नहीं, आपके मीटिंग में आएगा नहीं, आपके मीटिंग में उसके खानदान में किसी को आने देगा नहीं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ के इन जात के लोगों के साथ मुलाकात होने के वजह से निधन हो चुके हैं दोस्तों। और ये हकीकत है, ये हकीकत है। मैंने कुछ भी गेम नहीं खेला, इनके नसीब में यही थे, और आपके टीम में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के नसीब में यही होता है। अब इनका मौत हो गया। आज पता चलेगा इतने सारे लोग जुड़ने के बाद गायब कहां हो जाते हैं। ऐसे ही होते हैं। यहाँ आपका नाम बताइए सर? शरद बंसल। शरद बंसल साहब, सचमुच आप करेंगे? बिल्कुल सर। कल से 1000 लोगों को मिलेंगे? हाँ बिल्कुल। पक्का मिलेंगे? 1000 से ज्यादा ही मिलूंगा। 1000 ज्यादा। बड़े जोश के साथ रहते, ट्रेनिंग खत्म होते होते लोग, और सचमुच जब लोगों को मिलने जाते हैं। शरद क्या नाम बताइए? शरद बंसल। शरद बंसल साहब, कट करिए। कट 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 मतलब आधा जितना कट निकाला। अब आप शरद बंसल जब कल सुबह पहला इंसान को राजेश ठाकुर के ट्रेनिंग के बाद मिलते हैं, पहला निकली ऐसा। चाहे कॉफी साथ में क्या क्या पिलाई खिलाई, उसका कोई लिमिट नहीं है। इनको मिलने के बाद ये खुश है कि दुखी है? बिजनेस नहीं है मगर खुश है, उम्मीद जगा है। अब शरद जी दूसरे को मिलते हैं, ये मिलने के बाद दूसरे को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा निकला ऐसा। अरे वाह, क्या बात। हाँ, अब इनको मिलोगे कि लोग कैसे बोलते, सब अच्छे, सब लोग चाय पिलाते हैं, सब लोग चाय बड़ा खिलाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तीसरे को मिलेंगे क्या शरद? तीसरे को मिला तो तीसरा निकला ऐसा। दोनों चाय पिलाइए। अब ये औरत को शरद ने ये औरत समझ के समझाया, और इसने ऐसा इल्जाम लगा दिया कि इन्होंने आरसीएम छोड़ दिया। ये होता है बिजनेस में। बात सही है, समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। क्या नाम है आपका? रत्नेश। रत्नेश। हाँ रत्नेश, तो आप हमारे चैंपियन थे। पहला निकला, दूसरे को मिले, दूसरा निकला, तीसरे को मिले, तीसरा निकला। चलो छुट्टी हो गया। क्या नाम है आपका? मनोज। पहला निकला, यानी ये जात वाले भी हैं। जोरदार तालियां मनोज को, इसको अभी कोई नहीं रोक सकता है। 5वां रजन साहू। पहला निकला ऐसा, दूसरे को मिली रजन, दूसरा निकला ऐसा। बिजनेस में रहेगी कि छोड़ देगी? तीसरा निकला ऐसा। जोरदार तालियां रजन मैडम को। हाँ हाँ जी, क्या नाम है आपका? यस, पहले को मिले, दूसरे को मिले, दूसरा निकला ऐसा। अब ये मिलने के बाद ज्यादातर लोग बिजनेस छोड़ देंगे। आपका चुनौती है ऐसे इंसान को मिलने के बावजूद ये बिजनेस में टिके रहना। क्या आप लोग टिके रहोगे? यस।
क्या आप लोग मेहनत करोगे? क्या आप लोग कामयाब बनोगे? क्या आप लोग आगे बढ़ोगे? क्या आप न्यूट्रीचार्ज की किताब दिखाओगे? क्या आप प्रोडक्ट प्रमोट करोगे? क्या आप आपकी टीम के सभी लोगों को न्यूट्रीचार्ज का इस्तेमाल दिखाओगे? क्या सभी लोगों को ये किताब दिखाना सिखाओगे? क्या सभी लोगों के साथ वक्त बिताओगे? क्या आप सक्सेसफुल बनोगे? क्या आप कामयाब बनोगे? क्या आप आज के प्रोग्राम में कुछ सीखे? बहुत अच्छा लगा दोस्तों आप लोगों के साथ ये प्रोग्राम बिताकर। मेरा वैसा सपना था आरसीए में आना, एक प्रोग्राम। आप लोग चैंपियन हो, आप लोग बहुत श्रद्धा के साथ सीखे, बहुत विनम्रता के साथ सीखे और बढ़िया लोग हो, चैंपियन हो। आपका भविष्य जो है एकदम उज्जवल है, ऐसा लगते हुए इन्हीं ख्यालों के साथ आज मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड।